पाकिस्तान के इस डिसफंक्शनल सिस्टम को जिस बेसाखी की सपोर्ट है वो इस्लामाबाद या पिंडी में है ही नहीं। इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अमेरिकन एम्बेसी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी आपके सामने साइफर तक आ गया। यानी सोचें आप यार, जिस पे मरियम नवाज ने कहा दूसरे मुल्कों ने साइफर भेजना बंद कर दिया हमको। ट्रंप को ये लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, साला अपनी भगवान है। बिन्यामिन नेतन्याहू, इसको जंग की जल्दी क्यों थी? बिकॉज ही न्यू दैट ट्रंप इज द लास्ट प्रेसिडेंट जिसके साथ मैं ये जंग करवा सकता हूँ। स्पोक्स पर्सन थी कैरोल लेविट, मिस कर रहे हैं उनको। अच्छा, अब मिस क्या करूँ मैं उसको? हाँ ठीक है, मैंने वैसे उनके मियाँ 62 साल के हैं तो there is a chance मरवाएंगे आप। मैं आपको Your friend, my friend, would you like to make friendship with me? ये तो खैर नवाज शरीफ साहब ने कहा था, याद है ना आपको? यार कमाल है यार। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जब ये प्रोटेस्ट हुआ और उसने अपने मिनिस्टर को फायर कर दिया तो यार मैं बड़ा रोया उस रात को। लेकिन यार उसने तो रास्ता दे दिया प्रोटेस्टर्स को, उनको ना गोली मारी, उनकी बात मान ली यार। मैं अब ना बहुत सारे मुल्कों के मामलात के हवाले से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर चुका हूँ मैं। अबे भाई अपना मुल्क सेट कर लो भाई। यार ये जेंजी अजीब बला है यार, अजीब बला है जेंजी। इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। व्हाई डज जेंजी गिव मी होप? बिकॉज वहाँ हर कोई तो एंटरप्रेन्योर बना बैठा हुआ है यार। बच्चे के पास आइडिया, मेरा अपना बेटा ओनरशिप, वो मुझ पे एहसान करने को यूनिवर्सिटी जा रहा है। चीजें कुछ थम सी गई हैं पाकिस्तान में। जब से ईरान जंग हुई है सिर्फ DHA फेज 8 में प्लॉटों की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी चीजें थमी हुई हैं। यार सब यही बता रहे थे भाई, ये 4 महीने पहले प्लॉट जो है ये 2 करोड़ का था, अब 3 करोड़ का, 3.25 करोड़ का मिल रहा है। लाइक 30% दिस इज लाइक क्रेजी। आई मीन क्यों? एक खबर ये भी है, प्लॉटों की कीमतें तो बढ़ रही हैं लेकिन ये जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं कोई नहीं खरीद रहा, नहीं खरीद रहे। तबाही फिरी हुई है। 0% डाउन पेमेंट, 15 साल में शिफ्ट हो जाए, 10 साल में पेमेंट कर रहे हो। मैंने देखा डेस्परेशन है इस वक्त। मलीर कैंट वाली रोड, जरा वहां से लेकर जो आपका M9 तक लिंक होती है सड़क, जरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो चेक करें। मैं तो लिटरली ये देख रहा था कि यार यहाँ पे कौन आएगा, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ्तार नाउ। और 2 महीने की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद बिलाखिर हमारे और आपके फेवरेट अदील अजहर एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अदील अजहर साहब, वेलकम टू रफ्तार नाउ। थैंक यू सो मच। मैं रफ्तार तो नहीं कहूँगा क्योंकि उस पर आपने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। अच्छा नहीं चले नहीं, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, आर्म्स भी नए आ गए हैं, कुछ ये पुराने हैं भाई, नए तरीके से लगे नए इनको नए आपने गिलाफ उड़ा दिए हैं। लेकिन अदील आप इंतहाई मसरूफ आदमी हैं और मैं आपके वक्त की कदर करता हूँ, थैंक यू। इसलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट स्टार्ट करूंगा। हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन लेट मी जस्ट स्टार्ट विद वन थिंग डायरेक्टली। अभी एक इंसिडेंट हुआ है पिम्स इस्लामाबाद में, राइट, जिसमें 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। इससे पहले 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब को वहाँ ले जाया गया था तो खबर आई थी कि वहाँ की CT स्कैन मशीन काम नहीं कर रही, एंजियोग्राफी वाली। उससे पिछले महीने खबर आई थी कि और कोई चीज़ें काम नहीं कर रही थी। और अदील, ये पिम्स है वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल और ये एक इंस्टीट्यूट है। राइट, इट इज़ द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक इदारा है। उसका ये हाल है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सिस्टम है वो बुरे हाल का शिकार है। मोहसिन नकवी साहब ने खुद कह दिया। अब ये अलग बात है कि वो जिस हल की तरफ इशारा कर रहे हैं शायद वो हल नहीं है। एक सवाल अदील जो मुसलसल एक फ्रस्ट्रेशन भी है और लोगों को समझ में नहीं आता, वो ये है कि यार फेल्ड स्टेट, बनाना रिपब्लिक, ये रिपब्लिक, वो रिपब्लिक, तबाह हो रहा है, नाजुक मोड़। लेकिन अदील, पाकिस्तान हमेशा उस नाजुक मोड़ के एज पे ही खड़ा रहता है। We have never seen any fundamental changes coming into the Pakistan system. आज मैं बिल्कुल एक अलग जगह से बात शुरू करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के इस डिसफंक्शनल सिस्टम को जिस बेसाखी की सपोर्ट है वो इस्लामाबाद या पिंडी में है ही नहीं। वो सपोर्ट उनको समंदर पार वाशिंगटन DC से मिलती है और अयूब खान के दौर से लेके आज तक का जो भी बंदोबस्त है इसकी एक्चुअल सपोर्ट वहीं से आती है। इमरान खान की इनकार्सरेशन और उन पे आने वाली मुश्किलात का भी एक बहुत बड़ा वजह लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो है। अदील, हाउ करेक्ट इज दिस असेसमेंट? एंड देन टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन DC these days. राइट, एक सवाल में आपने पूरी पॉडकास्ट पूछ लिया वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ये इतने पहलू इसके निकल कर सामने आ जाते हैं। देखिए, मैं गालिबन शाह की हर पॉडकास्ट में सबसे आगाज़ में ये जवाब दे देता हूँ कि यार मैं कोई
जियोपॉलिटिकल कोई वो नहीं हूँ। मुझे जब बुलाया गया था तो पूछा गया था आपको किसने एनालिस्ट बना दिया, मैंने कहा मैं तो एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खबरें फॉलो करता हूँ। आप दोस्त हैं हमारे यार। बिल्कुल ऐसी है। सो मैं तो जी खबरें फॉलो करता हूँ और उसकी बुनियाद पर अपना कुछ एनालिसिस बनाता हूँ जो मैं आमतौर से अपने लिसनर्स के साथ रेडियो पे शेयर कर रहा होता हूँ। उसके बियॉन्ड आई डू नथिंग। ये जो आपने बात की कि जी अमरीकी जो बैसाखियाँ हैं, फरहान, दिस इज़ अ कोल्ड वॉर हैंगओवर जिसमें हम अभी तक ही मैं कहूँगा कि हम इंगेज्ड हैं। कभी कभार मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार अगर हम अमेरिका की तरफ लीन करने के बजाय अगर हम सोवियत की तरफ लीन कर लेते और सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता, हैड पाकिस्तान बिन अ मोर इंडिपेंडेंट कंट्री, बिकॉज आपको जो पैकिंग मिल रही थी वो वहाँ पे शायद ख़त्म हो चुकी होती। तो ये एक कभी कभार एक व्हाट इफ सिनेरियो मेरे जहन में आता है। बट आई थिंक पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान में जो हुक्मरानी करने वाला तबका है, तबका हुकूमत करता है ना। आपने शुगर माफिया पे बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं हमेशा ये बात बोलता था और मैं काफ़ी से बोलता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेब्लिश सियासी जमातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर माफिया है ना। ये वो लोग थे जिनको शायद बहुत पहले उन्होंने पिवट कर लिया था अमेरिका के साथ और उनको अंदाज़ा हो गया था। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इससे डिसएग्री करेगा। मैं एक ज़माने में शायद जब छोटा था और इतनी समझ नहीं थी, मैं इस बात को डिस्काउंट कर दिया करता था कि हाँ यार, अमेरिका, एवरीबडी वांट्स टू बी इन गुड बुक्स ऑफ द अमेरिकन्स। बट ये कह देना कि यार अमेरिकन्स जो हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतों को डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, इसका मुझे पता है पहला इंडिकेशन कब आया था। इट वाज जब जनरल मुशर्रफ को फारिग किया गया था। मुशर्रफ साहब 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई बड़ा ही तकरीर कर कर, अच्छा ये तकरीर बड़ी डेंजरस होती है, आइंदा के लिए किसी को बताएं कि भाई डोंट पुट अप योर बेस्ट शो देयर बिकॉज दे आर वॉचिंग, द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। ठीक है, हमारे यहाँ खान साहब भी मुशर्रफ साहब भी 2006 में वो स्टेट्समैन बन रहे थे, अगर आपको याद हो। बशार अल असद से मिलने चले गए कि भाई, अच्छा मेरी जनरल मुशर्रफ से मैंने पूछा भी था इस सवाल इस बारे में कि आप क्यों गए थे, क्या लगा, मैंने उसको बोला था यार कब तक अपने आप को इस तरह तुम कैद में रखोगे, निकलो अब, अपने आप को ओपन अप करो एंड ऑल। अब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फारिग तो होंगे ना। तो कॉन्डोलीज़ा राइस सुना है जी, वो थोड़ी उन्होंने कहा कि यार लाइनें खोल दी उन्होंने। वहाँ से उन्होंने कहा कि चलें जी ऑन करें, फिर आपको वो अभी हो सीधा गया। करते हैं आपको। हाँ जी, वो फिर जानिसार बेशुमार और ये सारी गेम हो गई। तो वो मुझे पहली बार एक इंडिकेशन आया था। इनफैक्ट वैन मैं अपने एक तालीमी दौरे पे, जब मैं स्टेट डिपार्टमेंट मेरा जाना हुआ था 2012 में, उस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी एंड आई वाज लाइक कि यार आप लोग जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलर गवर्नमेंट्स को बाहर करते हैं, आप ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं, ये वो नो नो नो, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी, ये वही जो उनकी बातें होती हैं, उन्होंने वही कर दिया। बट ही न्यू वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, द गाय वाज रिस्पेक्टफुल एंड ऑल। सो दे प्ले द रोल। बट फरहान, व्हाई डू दे प्ले द रोल, हाउ डू दे प्ले द रोल? यार हमारे लोगों के थ्रू ही तो रोल प्ले करते हैं ना। कोई गोरा नज़र आता है आपको क्या बैठा हुआ हमारे यहाँ कोई कैबिनेट मीटिंग में चुप बैठा हुआ, उनका नुमाइंदा हो या उनकी? नहीं यार, आप देखिए इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये जो वेस्टर्न डिप्लोमेटिक सर्कल्स थे कैसे एक्टिवेट हो गए थे, किन किन से मुलाकातें कर रही थी ये बरतानवी हाई कमिश्नर और ये अमेरिकन एम्बेसी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। एंड देन आई थिंक इसका जो ड्रॉप सीन था वो तो यही था ना कि आपके सामने साइफर तक आ गया। यानी सोचें आप यार, उस पर मरीम नवाज ने कहा दूसरे मुल्कों ने साइफर भेजना बंद कर दिया हमको। सो अब उसके बाद रह क्या गया ये बताने के लिए कि यार हाउ मच वी सीक, हम कितना अमेरिका की वैलिडेशन को हम सीक करते हैं कि यार अगर हमें वहाँ से ओके मिल जाए। बल्कि मुझे तो जिस चीज़ की अब बहुत घबराहट हो रही है वो ये हो रही है कि यार हम कुछ इतना झुकाव हमारा हो गया है। मैं प्रोफेसर मरांडी का ट्वीट देख रहा था परसों, पता नहीं आपने देखा हो या ना देखा हो यार। आई मीन मुझे तो वो बड़ी उनकी टोन डिसरिस्पेक्टफुल सी लगी है। अगर आप देखें तेहरान टाइम्स की हेडलाइन भी काफ़ी डिस्ट्रेस। आप ये देखिए ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार हम इतना, हमारा अमेरिका की तरफ शायद झुकाव ना हो जाए कि यार हम अपने बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो इस चक्कर में लूज कर जाएं। मैं इसको इस रैबिट होल में नहीं जाता, वापस आ जाता हूँ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक अलग पूरी एक डिस्कशन है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी जो बैसाखी है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और ब्रेटन वुड्स अकॉर्ड के नतीजे में कायम होने वाले जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके ज़रिए दी जाने वाली इमदाद है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारी इकॉनमी टीदर करती है और सर्वाइव ही नहीं करती, इसलिए हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। वो तो इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं उस पर आ रहा हूँ। पिछले दिनों रॉयटर्स ने, फिर ब्लूमबर्ग ने, सबने खबर ब्रेक की और अब तो ऑफिशियल हो गई है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंशियल लेवरेज मांगी है अमेरिका से, $10 बिलियन। ठीक। ट्रंप लव्स द करंट सेटअप, एटलीस्ट अल्फाज में, बयानात की हद तक तो ऐसा ही नजर आ रहा है। बट विल ही पुट हिज मनी वेयर हिज माउथ इज? डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट टाइम में जो एक लैंडमार्क
फाइनेंशियल सपोर्ट किसी मुल्क को दी है तो वो अर्जेंटीना को दी थी, बिकॉज हावियर मिले का उसको री इलेक्शन करवाना था और यानी उसको इलेक्शन जितवाना था, वो जो लोकल इलेक्शन थे, अदरवाइज ही वुड हैव बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट। वहाँ पे उन्होंने अपने खजाने के मुंह खोल दिए थे उनके लिए, एंड दैट वर्कड बाय द वे, उसका फ़ायदा भी हुआ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जो ये सदर्न अमेरिकन स्ट्रैटेजी है ना, एक काम भी कर रही है, और भी उन्होंने कोलंबिया में देखा, गुस्तावो पेत्रो बाहर गए, वो उनका राइट विंग आ गया प्रेसिडेंट जो भी था। अब ब्राज़ील में भी ये होने वाला है, बिकॉज लूला डिसिल्वा का री इलेक्शन आने वाला है, बोल्सोनारो का बेटा, आई थिंक फ्लावियो कुछ ऐसी नाम है उसका, वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए तो इट मेक सेंस, बिकॉज इनके आपको पता है कि जी एक डॉक्ट्राइन है जिसके तहत वेस्टर्न हेमिस्फेयर तो जी अमेरिकन है, इस पर कोई और मुल्क को हम किसी और पावर को यहाँ काम ही करने नहीं देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एडहेयर करते हैं इससे। आई थिंक मॉनरो डॉक्ट्राइन उसको कहा जाता है, डॉनरो डॉक्ट्राइन कह रहे हैं। डॉनरो डॉक्ट्राइन वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आई। मैं शुरू में समझा, आई ऑलवेज थॉट आई हर्ड इट रॉन्ग, मैं ये समझा था, फिर ओहो अच्छा ये तो डोनाल्ड ट्रंप से निकला है, ठीक है। आप बाजवा डॉक्ट्राइन से कंफ्यूज तो नहीं होगा? अब अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, देखिए फरहान, ये बात समझने की है। हम देखिए, हम पॉलिटिकल किसी की उससे डिसएग्री कर सकते हों, लेकिन जो भी था ये थी तो स्मार्ट मूव। हमारे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी बड़ी स्मार्ट मूव थी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा जी सर आप ही ने तो जंग ख़त्म करवाई है, मोदी फंस गया वहाँ पे आके। आप देखिए यार, आप देखिए इंडिया इज़ नोवेयर राइट नाउ, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो अभी मैं जयशंकर का एक बयान सुन रहा था, ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस। अभी इंडिया में कोई एक कॉन्क्लेव वगैरह चल रहा था वहाँ पे, बिकॉज दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैज़ हिट देम। तो देखें, ये बात तो मानने की है कि आपने इंडिया को इस वक्त इंटरनेशनल मैटर्स कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी आपको जो है ना, वो अब वो मोदी का जो एक ऑरा क्रिएट हो गया था, और अब तो खैर लोकल भी वो काफ़ी प्रेशर में आ गया है, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा यार। जिस तरह हमने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पोस्ट दैट डोनाल्ड ट्रंप, यू आर द मैन, यू आर द मैन। एंड डोनाल्ड ट्रंप को तो चाहिए, उसको तो पसंद है यार कि मेरे पास लोग बैठे हुए हों जो मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हों। फिर उसके बाद नेचुरली आई थिंक ईरान वॉर केम एज अ ब्लेसिंग फॉर अस, और यहाँ पे भी आई थिंक बज़ाहिर पाकिस्तान ने जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड जो हैं बहुत अच्छे प्ले किए, और इतनी एक्सेस हासिल कर लेना टू वाइट हाउस, ये तो खैर चीज़ हो ही नहीं सकती। एंड देन वी कंटिन्यू प्लेइंग आवर रोल। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो $10 बिलियन की जो ये पाकिस्तान ने लाइन मांगी है उनसे, इसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा ईरान के साथ पीस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, या ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को अब एक फेस सेविंग चाहिए। हम आई थिंक अपनी पिछली भी हमने शायद पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात की थी, और मैं तो मुसलसल ये बात बोल रहा हूँ कि हल्की फुल्की ये पटाखे तो फूटते रहेंगे, लेकिन अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के साथ जाके जंग लड़ सके। तभी अमेरिका ने अपना पैंथरा बदला है, और वो पैंथरा जो बदला है वो ये बदला है कि जी इकोनॉमिक सेंक्शंस पे वो आ गए हैं। आज ही पीट हेग्सेट का ये बयान आया था कि जी अभी हमें जब जंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो इन पे इकोनॉमिक सेंक्शंस पे। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है इस वक्त फॉर दैट $10 बिलियन थिंग और व्हाटएवर, देखिए ये दे के डोनाल्ड ट्रंप परसों वापस भी ले लेगा। यू रियली जस्ट डोंट नो अबाउट दैट। आई मीन, डू यू रिमेंबर 2017 मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के फुल प्रेसिडेंशियल ईयर 2017 या 18 था, प्रेसिडेंशियल ईयर का पहला ट्वीट उसने अबाउट पाकिस्तान किया था कि पाकिस्तान हमसे ये पैसे खा रहा है, वो पैसे इमरान खान से झगड़ा हो गया, फिर इमरान खान से वहीं पड्डा हो गया, तो उनका बाद में खैर दोस्ती हो गई थी। अब तो खैर आई थिंक इमरान डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम नाउ। बट ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या पाकिस्तान डिलीवर कर पाएगा अग्रीमेंट। तो आई थिंक इट विल बी विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बट यस, मैंने ये सवाल आपसे, हो सकता है शायद अब जो लोग देख रहे हैं उनको लगे हम एक टेंजेंट पे जा रहे हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत रिलेटेड है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी पार्टी अमेरिका है। राइट। ये पिछले 70 सालों से तो ऐसा ही हो रहा है। शुरू के 7-8 साल थोड़ा सा इसमें गुमगू था। मुझे ये बताइए कि ये जो $10 बिलियन हैं, अमेरिका में एक जंग छिड़ी हुई है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप जिस शबशबे हम हमें वलवले के साथ 2 साल पहले इख्तिदार में आए थे, आज उस गुब्बारे से मुकम्मल तौर पे हवा निकल चुकी है। वो गुब्बारे एग्जिस्ट नहीं करते, और उस गुब्बारे को फाड़ा है एक डेमोक्रेटिक एग्रेसिव रिस्पॉन्स ऑफ द लेफ्ट ने, जिसके चेहरा है ममदानी, जिसका चेहरा है मिशिगन के अब्दुल अल सैयद, और जिसका एक पुराना चेहरा थे, इनके कोच हैं, मेंटोर हैं बर्नी सैंडर्स। बिल्कुल। अच्छा, ये लोग एक ही बात कर रहे हैं, पढ़ाई की जंग में क्यों पढ़ते हो, अपने मुल्क के हालात बुरे हैं।
लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बेस है वो भी उनसे नाराज है, मागा। या वो भी ये कहते हैं कि पराई की जंग में क्यों पड़ते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बेस भी ये कहती है वो पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को, और उनके जो दुश्मन है वो भी कह रहे हैं देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। इन हालात में क्या वो एक $10 बिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं पाकिस्तान को, राइट। जिसके बजाय अमेरिका के साथ क्या मफादात हैं? हाँ देखिए, मेरा ये ख्याल है कि $10 बिलियन ना अमेरिकन के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये तो इसराइल को भी तो इससे बहुत कम देते हैं। इसराइल को इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। इट्स द इंटीग्रेशन ऑफ द अमेरिकन एंड द इजरायली टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे उसमें वो इन काइंड उनको जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो तो हमें पता ही नहीं है इस चीज़ के हवाले से। जी जी। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है फरहान, यहाँ पे अगर हम फर्दर इस डिस्कशन में जाएंगे तो आई थिंक वी विल टॉक अबाउट एपेक एज वेल, जो कि इनकी एक लॉबी है जिसके बारे में डेमोक्रेट्स का और ख़ासतौर से ये जिन सियासतदानों के आपने नाम लिए वो बड़ा खुला अब ये बात बोलते हैं कि इसको फॉरेन एजेंट के तौर से जो है वो रजिस्टर करवाया जाए। यानी ये इजरायली एजेंट हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये कोई सियासी जमातों को सपोर्ट करने वाला जत्था या ग्रुप नहीं है जिनको वहाँ पे पैक्स कहा जाता है। अब नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग फरहान, ये जो आपने यहाँ पे अब इन सियासतदानों का नाम लिया कि इन लोगों का कि जी ये आए हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प, मैं आजकल अमेरिकन पोल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और अमेरिका के जो पोल्स आ रहे होते हैं उसमें एग्रीगेटेड पोल्स होते हैं और ये सब सिलसिला है। CNN में बल्कि उन्होंने नया बंदा भी रखा है, हैरी एंटन उसका नाम है, आप भी उसको फॉलो किया करें। उसका काम ही पोल्स पर नज़र रखना होता है। बड़ा एनिमेटेड सा यंग सा लड़का है वो। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पोल बताया डोनाल्ड ट्रम्प की नेट अप्रूवल रेटिंग। अमेरिका में नेट अप्रूवल का मतलब ये होता है कि यार एक तरफ लोग आपको पॉजिटिव हैं और एक तरफ आपको नेगेटिव कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यू नो व्हाट वाज द लास्ट डेट जब डोनाल्ड ट्रम्प की नेट अप्रूवल रेटिंग पॉजिटिव में थी? दैट डेट वाज ऑन द पोल्स कंडक्टेड ऑन द 29th of March 2025। वाह। और 1st of April पिछले साल से डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ नेगेटिव में, नेट अप्रूवल रेटिंग नेगेटिव में जा रही है और उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। शिद्दत हो रही है। एंड व्हाट हैपेंड ऑन द 1st of April 2025? वो जो लिबरेशन डे टैरिफ लेकर आया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो सबसे पहले, ना ये वो टाइम था जिस वक्त ज़ोरान ममदानी वाज एन आउटसाइडर। उस वक्त तो ये ख्याल था कि इसको तो वो भी हरा देगा, कोमो जो है ना वो भी शायद इसको मार सकता है और ये सारी चीज़ें। नोबडी वाज फैंसीइंग हिम। डोनाल्ड ट्रम्प ने पहला अपना ओन गोल किया था और जो ओन गोल किया था वो टैरिफ उसने लगाए थे। अब उसने जो भी उसका चूरन बेचा कि जी अमेरिकन के साथ जुल्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नैरेटिव नहीं बना सकते। नैरेटिव नहीं बना पाया, नहीं बन पाया उससे नैरेटिव। देखिए उसकी जो मैगा बेस थी वो उस वक्त सपोर्ट भी कर रही थी उसको। अगर आप फॉक्स वगैरह देखते सब कुछ देखते उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इवेंचुअली दे रियलाइज दैट इट्स दी अमेरिकन पीपल हु विल एंड अप पेइंग ऑल दीज सारी चीज़ें जो है टैरिफ तो हमें ही पे करने। और फिर एंड में जाके इवेंचुअली आपको पता है कि क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ रिवर्स करा दिए। $60 बिलियन उनको इन कॉर्पोरेट्स को जो है वो वापस करने पड़े थे। वो इटसेल्फ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। इस दौरान जो मसला ये हुआ दैट डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट एबल टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। देखिए अमेरिकन वोटर का ना एक मिजाज होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी वो सिंध वाली डॉक्यूमेंट्री चल रही है ना, आप सिंध के हालात देख के दिल कुड़ता है हमारा यार, पसीज जाता है दिल के क्या हो रहा है। पैसा नहीं है जेब में लेकिन वोट किसका है? साईं का है, भुट्टो साईं का वोट है, आज भी है ना। अमेरिकन वोटर डिफरेंट है सर। अमेरिकन वोटर जो है ना ख़ासतौर से उनके यहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक एक वोट बेस है जिसको इंडिपेंडेंट्स कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंट्स जो है ना इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ये देखते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। सो 10% 20% इधर हार्डकोर वोटर्स हैं डेमोक्रेट्स के, 10-20% इधर हार्डकोर वोटर्स हैं। वो जो बीच के 60% है ना वो इंडिपेंडेंट्स हैं, किसी भी तरफ झुकाव कर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2024 का जो इलेक्शन जीते थे वो इंडिपेंडेंट्स की वजह से जीते थे कि इंडिपेंडेंट्स ने कहा कि यार वी आर फेड अप ऑफ जो बाइडन। हम जो बाइडन की चाहे वो हाई इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, जो कि बाय द वे इतनी बुरी नहीं थी, इसराइल के हवाले से, उनकी फ़लस्तीन के हवाले से जो पॉलिसी थी एंड ऑल, वो उससे खुश नहीं थे एंड ऑल। वो अपनी बीमारी थी उनकी कि यार तुम एक बीमार आदमी को, एक जिंदा लाश है जो चल रहा है यार, और तुम उसको जो है प्रेसिडेंट बना के तुमने रखा हुआ है। दे वर ऑल फ्रस्ट्रेटेड एंड दे सेड यार हम ट्रंप को वोट करेंगे। ट्रंप ने भी माशाल्लाह सबको धोखा दे सकता था वो दिया, उसने अरबों से भी वोट उठा लिया, उसने हर कम्युनिटी से, ब्लैक से भी वोट उठा रहा है, लेटिनो से भी वोट उठा रहा है। मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो जरदारी साहब की पंजाबी स्पीच याद आ गई, मैं तेने रोटी देंगा, मैं तेनू वे देंगा। वो पता नहीं उन्होंने क्या किया, हमें नहीं पता, कोशिश ना करें आगे। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दैट कि डोनाल्ड ट्रंप को इन लोगों ने वोट किया एंड इट वाज अ लैंडस्लाइड। जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन
इलेक्शन जीत के आया था, फर्स्ट टाइम पॉपुलर वोट जीता रिपब्लिकन्स ने 30 साल बाद, बहुत बड़ी बात थी वो जो इलेक्शन जीत 20 कर साल आया था। बाद, सॉरी। तो अब ये हुआ कि जी उसके बाद व्हाट हैपेंड इज दैट वो जो वादे उन्होंने किए थे अब उनको पूरा करने का वक्त आया। लेकिन वादे क्या पूरे करने जी, अपने चौथे महीने में आते ही तुमने जो है, तीसरे महीने में आते ही तुमने टैरिफ लगा दिए। नाउ पीपल रियलाइज, इंडिपेंडेंट रियलाइज कि यार तुम 30% टैरिफ तो लगा रहे हो एंड दीज कंट्रीज आर नॉट लिस्निंग टू यू। तो टैरिफ पे कौन करेगा? ऑफ कोर्स आई विल पे द टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप की मैं ये कहूंगा कि इस वक्त, और एंड देन सोने पे सुहागा ईरान वॉर। आई थिंक वो तो अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स में इसका शुमार होगा। एक ऐसी जंग जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह के बेची गई थी कि यार दिस विल बी जस्ट अ वीक वन, वहाँ वो जी हम जाएंगे, इन एंड आउट, हम ग्रैंड आयतुल्लाह को एलिमिनेट करेंगे एंड देन इवेंचुअली जो है वो ईरानियन सड़कों पे निकल आएंगे। एक उसको एक चीज बेची गई थी। लेकिन अदिल अगर यहाँ पे आप रुके, जी देखिए वो एक सेइंग है ना कि नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। ट्रंप ने क्यों खरीदा? बिल्कुल, वेनेजुएला वाज, उसने न्यू ईयर यार यूं गया, टक हो गया। ऐसे ही है। ट्रंप फेल्ट इनविंसिबल, राइट। ट्रंप को ये लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल साला अपनी भगवान है। ऐसे ही है। ट्रंप को अपने, क्योंकि देखिए ट्रंप ने वाकयातन काम तो ऐसे किए ना, जिस तरह वो रिएलेक्ट हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंक्वायरीज को झेला, बिल्कुल फाइटर था, फाइटर हर चीज को हरा रहा है, तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है। एंड देन इवेंचुअली आई एम एक्चुअली रीडिंग अ बुक रिजीम चेंज बाय मैगी हेबरमैन राइट नाउ, अभी पिछले महीने आई है। उसमें उसने बहुत एक सिंपल सी बात बताई। उसने बोला कि जब आप इस किस्म की इनविंसिबिलिटी के कारनामे कर लेते हैं तो आपके इर्द गिर्द एडवाइजर्स नहीं होते, आपके इर्द गिर्द कल्ट होती है, आपके इर्द गिर्द वो लोग होते हैं जो कहते हैं हुजूर ये तो कुछ भी कर सकता है। तो उनको अपनी आंखों से नजर आ रहा होगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नहीं इसको कुछ नजर आ रहा है, यकीनन इसने कुछ देखा है, क्योंकि ये तो पहले भी करता है। तो ये हुआ, और फिर वेनेजुएला तो हो गया, मदुरो को उठा के ले आया वो। उसने बोला बॉस 1 घंटे में जाएंगे, उड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ? तो ये हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो असल में इन्होंने जब डोज का टाइम आया था ना, उन्होंने जब कदगन किया था और उन्होंने कुलाड़े मारे थे अपने फेडरल सारे, उसमें हुआ ये कि आपने बहुत बड़ी तादाद में जो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हुआ करते सबको उनको फारिग कर दिया, कुछ फारिग कर दिया, कुछ छोड़ के चले गए। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन स्टेट डिपार्टमेंट में, जो कि बिल्कुल जैसे उसके फेसबुक पोस्ट से मुझे लगने लगा था कि यार ये बिल्कुल इस वक्त साइडलाइन हो चुकी है एंड मे बी शी इज जस्ट डूइंग नथिंग राइट नाउ। तो जितने अच्छे अच्छे इनके डिप्लोमेट थे हु अंडरस्टूड ईरान, देखिए कोई ना कोई तो वजह थी फरहान कि इससे पहले कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान पे हमला करने को तैयार नहीं था, बिकॉज व्हाट दे रियलाइज इज दैट कि ईरान में ये कोई वेनेजुएला टाइप या ये कोई हुगो शावेज या ये कोई वो चीज़ नहीं थी यार, ये उनका मजहबी एलिमेंट है। आप ये देखिए, अब वो शायद विलायत फ़कीह डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो जो ग्रैंड आयतुल्लाह बैठे हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी नेतन्याहू ने यही प्रेजेंटेशन पहली टर्म में भी दी, बिल्कुल, फिर बाइडेन को भी दी, ऐसे ही है, ये सबको दे रहा था वो इस दफा। क्योंकि नहीं, वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, उसमें एक ऑरा ऑफ इनविजिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप में आ गया था कि यार मैं तो जो कर लूंगा वो मैं कर लूंगा, और उसको ये भी अंदाजा था कि यार इफ दिस वर्क्स आउट, अगर ये काम कर गया तो फिर तो तबाही फिरने वाली है। मैं तो जी मैंने ईरान में रेजीम चेंज कर दिया, रीराइट कर दिया मैंने, अरब्स खुश, ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से वो जो उसको खैर चूरन बेचा गया वहाँ पे, नेतन्याहू ने किया, पीट हेग्सेथ ने किया, जो भी किया, नेतन्याहू था। देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका से भी उसको ज़ाहिर तो उसकी मिल रही थी। लेकिन आई थिंक एक बात और भी माननी पड़ेगी फरहान, आई थिंक जो ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, आपको उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो इस डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है वो इसको फेस करेंगे। और जिस तरह आप ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल जुलाई में वो मिडनाइट हैमर जो हुआ था, उसमें ईरान ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी एक्सपोज ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि यार इनको ये एहसास दिलाओ कि हम थोड़ा और प्रेशर करेंगे और ईरान पे आके हम बड़ा हमला करेंगे एंड ईरान विल बी ऑल गॉन। उन्होंने उनको एक काइंड ऑफ चारा डाला, उन्होंने कहा ठीक है यार आ रहे हो। तो हमें लगता था दैट ईरान की तो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है यार, आई मीन जिसको दिल चाहता है वो आके रॉकेट मारते हैं, वहाँ से उड़ा देते हैं। नाउ यू काइंड ऑफ रियलाइज कि यार ईरान ने अभी ना अपने सारे पत्ते फेंके नहीं थे, और जैसे ही वो पत्ते उन्होंने अपने फेंके, आपने देखा कि यार अमेरिकन्स हैव नो आंसर। एंड अब अगेन आई रिपीट, द वॉर इज ओवर नाउ, दिस वॉर इज गॉन। आई मीन अब मुझे नहीं लगता ये होती रहेंगी स्कर्मिशेस,
आज कितने का तेल कितने का हो गया अमेरिका में? पेट्रोल की क्या प्राइस है? अभी अब तो खैर मैंने काफी दिनों से फॉलो करना है इसको छोड़ 4-5 डॉलर ही? 4-5 वो देखिए असल में स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा होता है। मिशिगन वाला अल सैयद बोल रहा था हाँ जी। उसको कि उसको जो उसने फॉक्स न्यूज़ के बड़े हॉकिश उसके खिलाफ एंकर जी, है, जी। उसने उसको यही बोला, उसने बोला तुम्हें अच्छा लग रहा है $5 का तेल? सही बिल्कुल। तो वो एक ऐसा इशू है कि फॉक्स न्यूज़ का एंकर भी कह रहा है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अमेरिकन जो मैं बात बीच में अधूरी रह गई थी, मैं ही कहीं दूसरी तरफ निकल गया था। अमेरिकन पॉलिटिक्स मैंने इसमें बड़ा करीबी से, मुझे ना बहुत करीब से, मैंने 2012 की इलेक्शन कैंपेन बहुत करीब से जाके देखी थी, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। लेकिन क्योंकि यार फरहान पता है क्या, लाख हम अमेरिका के बारे में ना कुछ बदगुमानी रख लें, कुछ भी रख लें, यार डेमोक्रेसी देखनी है ना तो अमेरिका जाओ। छोटी सी छोटी पोस्ट में बंदा मेरिट पे इलेक्ट होकर आ रहा होता है, यानी यार बिकॉज द जुडिशरी इज स्टिल वर्किंग ना, जब तक मुल्क की जुडिशरी चलती रहेगी डेमोक्रेसी कोई खतरा नहीं होता। तभी तो आप खैर अभी जेरी मेंडरिंग की बहुत एक जबरदस्त कोशिश करने जा रहे हैं ट्रम्प। जेरी मेंडरिंग रिपब्लिकन्स के साथ डेमोक्रेट्स भी कर रहे हैं इस वक्त, यानी अच्छा, वो एज अ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। जेरी मेंडरिंग होती है, उसके बावजूद भी आप कुछ जेरी मेंडरिंग की जरूरत आप हार जाते हैं। देखिए आप देखें क्या जेरी मेंडरिंग, आपकी डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था यार, कमाल कर दिया था उन्होंने तो यार। तो कहने का मतलब ये कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, ये इनका जो स्टार्टिंग लिंकिंग इट टू द अर्ली पॉइंट, ये इकोनॉमी में आके ना इन्होंने मरवा दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो भी था, इसकी इकोनॉमिक देखें, डोनाल्ड ट्रम्प 2020 का इलेक्शन कोविड की मिसमैनेजमेंट की वजह से हारा। वो अगर कोविड की, मैं जब 2019 में मैंने एक अपना बड़ा मशहूर अमेरिकन रोड ट्रिप किया था, मैं आज तक उसे किस्से सुना रहा होता हूँ, मुझे पता है मैं दोबारा नहीं करने वाला, वो इतना महंगा हो गया यार। आई मेट लॉट ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन देयर, वो सब ट्रम्प सपोर्टर बन चुके थे। कह रहे थे यार बिजनेस में खान साहब की वजह से बन गए होंगे ना? नहीं सर नहीं, एक तो बल्कि मैं जानता हूँ वो तो बड़ा एंटी इमरान खान सर, सारे बिजनेसमैन थे। वो कहते हैं यार बिजनेस के लिए अच्छा प्रेसिडेंट ही नहीं था, है ही नहीं, वी विल वोट फॉर हिम। उसकी कोविड मिसमैनेजमेंट थी जो उसको ले डूबी थी, अदरवाइज he would have got re-elected। अभी इससे जो भंडा हो गया है, जो गलती हो गई है, वो यही हुआ है, इकोनॉमी को जो है ना, इसने अपने ये एडवेंचरिज्म पे ज़्यादा चला गया। इकोनॉमी को इसने देखिए मैनेज तो अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, इस वक्त ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका के जो स्कॉट बेसेंट साहब हैं, जितने बयानात आजकल स्कॉट बेसेंट के आ रहे हैं, उतने बयानात आजकल आपको जनरली अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी को तो सुनना नहीं मिलता। दैट मीन्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पैनिक इन अमेरिकन इकोनॉमी राइट नाउ। यार $40 ट्रिलियन उनका जो है वो इस वक्त, यार उसने क्या फेंका, कितना पेपर बॉन्ड, कितना बॉन्ड्स फेंके हैं अभी जापान ने, जो बड़ा एक क्राइसिस है। जापान का एक नंबर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। अब देखें वो अब जापानीज येन को सेव करने में लगे हुए। देखिए आई मीन हमें समझना पड़ेगा ना। अब देखें ये डिस्कशन कहीं और निकल सकता है वैसे, छोटा रखें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अगर आपको याद हो, अब से कोई बहुत अरसा पहले मैंने आपको ये बताया था कि यार जिस वक्त अमेरिका की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.5% से क्रॉस कर जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप पैनिक करना शुरू कर देगा। और आपने ये देखा कि यार बाय द वे दैट 4.5% टच 4.71% अभी रिसेंटली। इसका मतलब ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अब जंग में क्यों नहीं चाहता। इससे ज़्यादा खौफनाक नंबर 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड का है, जो कि 5.3%। अमेरिका में जो मॉर्गेज लोन्स है ना, वो 30 ईयर यील्ड। थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए हम बताते चलें कि दुनिया का हर मुल्क जो, तकरीबन हर मुल्क जो है, वो कर्जों पे ही चल रहा होता है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा कर्जे कोई नहीं जाता। ऐसा उससे ज्यादा जापान है बाय द वे। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो ऑफ कोर्स 40 ट्रिलियन तो कोई मैच ही नहीं है, 100% ऑफ जीडीपी टच कर गए हैं वो। लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करेंगे तो जापान इज सिटिंग एट 200% ऑफ द डेट। लेकिन उनका जो एक फायदा है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द डेट इज इन नंबर 1 जापानीज येन, एंड सेकेंडली वो लोकल डेट है उनका, तो वो लोकल को अपने पे करना है। जस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टी बिल्स ऑक्शन कर रही होती है। अमेरिका का केस काफ़ी डिफरेंट हो गया, बिकॉज अमेरिका में येस अमेरिकन इंस्टीट्यूशन सबको इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया भर के लोग आके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने इन्वेस्ट किया हुआ है दैट्स नॉट चाइना, दैट्स जापान बाय द वे। तो उनको डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान का जो अपना क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से वो डॉलर जो ट्रेजरीज हैं उनको बेचना, डंप करना शुरू करें, और उससे क्या है जब सप्लाई बढ़ेगी तो उनकी यील्ड ऊपर चली जाएगी। तो इस वक्त अमेरिका की जो जीडीपी है, बल्कि मैं आपको बड़ी मज़ा बताता हूँ, अभी लास्ट वीक, अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, इनके स्कॉट बेसेंट ने ये बात बोली कि यार हम ना जो है वो अपने रेट इन अगर आपके एक्सपेंसेस और इनकम में डिफरेंस होता है, आपके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो अपने एक्सपेंसेस कम कर लो या अपनी इनकम बढ़ा लो। एक्सपेंसेस कोई सरकार कम करती है अपने खर्चे कम करके। स्कॉट बेसेंट ने कहा हम नहीं करेंगे, ठीक है जी, जंगें लड़नी है, अपना बहुत बड़ा इनका एक दिफाई बजट आने वाला है $1.5 ट्रिलियन, पता नहीं कितने का। फिर उसके बाद उसने कहा कि यार या तो मैं अपना इनकम बढ़ा लूँ। उसने कहा मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा। रिपब्लिकन्स टैक्स नहीं बढ़ाते, रिपब्लिकन्स टैक्स कम करते हैं हमेशा।
वो कहता है कि जी वी विल ग्रो आवर वे आउट ऑफ द डेट, यानी हम जीडीपी को इतना बढ़ा देंगे कि हम जीडीपी इतना अपना बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिकली मेरी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली We'll spend our way out of it. ये सिंग वी ग्रो आवर वे आउट, नॉट स्पेंड आवर। वो कह रहा है कि हम ऑलरेडी हमारी जीडीपी इतनी कि डोनाल्ड ट्रम्प, आप ये देखिए आजकल अपनी हर तकरीर में यही बोल रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग ग्रेट, अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग ग्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त सिर्फ एक पहिए पे चल रही है और एक पिलर पे खड़ी हुई है, एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेस्टमेंट को और उनकी ग्रोथ को अमेरिकन इकोनॉमी, अभी आपने इन्विडिया के रिजल्ट देखे, क्रेजी रिजल्ट आया इन्विडिया के, दे बीट एवरी फोरकास्ट। सो अमेरिकन इकोनॉमी हेडलाइन नंबर तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, जीडीपी इज ग्रोइंग फाइन, दैट्स फाइन, इट इज ग्रोइंग, स्टॉक मार्केट इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा नंबर है यार वो, बल्कि अमेरिका बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए चीज, लेकिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी ग्रोथ इज लेड बाय दीज, क्या कहते हैं, मैग्निफिसेंट सेवन जिनको कहा जाता है इनका जी, वो लेकर आ रही हैं। जहाँ कहीं एआई के यूज़ केसेस ख़राब हो गए, जो ऑलरेडी आ रहा है, चाइनीज़ ओपन सोर्स मॉडल्स आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यार वो जो एक्सपेक्टेशन थी एआई के साथ, क्या वो पूरी होती भी नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही। जिस दिन आपको ये इंडिकेशन आ गया और ये ख्याल आ गया कि नहीं यार एआई वाज मोर हाइप देन एक्चुअली रियलिटी, अब देखिएगा इनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रगल कर रही होगी। सो कहा यह जाता है कि किसी भी इकोनॉमी को जज करने के लिए, ख़ासतौर से अमेरिकन इकोनॉमी को जज करने के लिए, स्टॉक मार्केट के बजाय बॉन्ड मार्केट को देखा करें। बॉन्ड मार्केट में जिस तरह यील्ड इस वक्त ऊपर जा रही हैं, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद अब सबसे हाईएस्ट इनकी यील्ड जो है वो जा चुकी हैं। मैं फिर भी ऑडियंस के लिए आसानी को बता दूं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तब हो जाता है जब जाहिर है उसमें बहुत सारे रिस्क प्रीमियम्स ऐड हो जाते हैं, यानी आपको लगता है ये कि ये मुझसे पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अब 2% पे नहीं दूर कर्जा दूंगा, मैं तुम्हें अब 4% पे कर्जा दूंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सो अमेरिका यील्ड ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कि यार द कॉन्फिडेंस दैट पीपल हैड ऑन द अमेरिकन एबिलिटी टू रिटर्न योर डॉलर, वो अब जरा कम होती जा रही है। तो ये बड़ा ड्रास्टिक एक शिफ्ट आया है पिछले कोई 1.5 साल में अमेरिकन इकोनॉमी में, और अंदर खाने आपको लोग यही बताएंगे कि यार ये बहुत शेकी ग्राउंड्स पे है इस वक्त इनकी इकोनॉमी, एंड दैट इज मेकिंग डोनाल्ड ट्रम्प वेरी वरिड। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस भूचाल के एन बीच में आ रहा है नवंबर 2026, बहुत इंपॉर्टेंट मिड टर्म इलेक्शंस। हमारे यहाँ तो 4 साल वाले इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, अमरीकी हर 2 साल के बाद करते हैं। 2 साल बाद। Why is November 2026 so critically important? चलें थोड़ा सा इसके लिए फरहान अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है ना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो, उसमें जो रियासत होती है उसके 3 सुतून होते हैं, जिसमें एक होती है इंतज़ामिया जिससे हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, एक होती है मुक़न्नना जिसको हम लेजिस्लेटर कहते हैं, लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो अदलिया जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। अमेरिका में भी यही है, जो इंतज़ामिया है वो वाइट हाउस है, जो मुक़न्नना है वो उनके यहाँ कांग्रेस कहलाई जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में और इनके सिस्टम में डिफरेंस ये, जो हम बरतानवी सिस्टम फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ जो मुक़न्नना होती है वही इंतज़ामिया का इंतखाब कर रही होती है। अमेरिका में ये डिफरेंट है, अमेरिका में आप डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पे, जिसकी पाकिस्तान में भी कुछ बाज़गश सब सुनाई दी जा रही हैं कि जी वो प्रेसिडेंट को हर बंदा, हर अमरीकी शहरी जो है हु इज़ रजिस्टर्ड टू वोट, वो इलेक्ट करता है, वो उसका जा रहा होता है, और जब बैलेट पेपर पे उसके पास ये 2 या 3 नाम लिखे हुए होते हैं, वो किसी एक पे जो है ना वो ठप्पा लगा के, अंगूठा लगा के, सिग्नेचर करके, जो भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर वाला भी सिलसिला होता है बाज़ जगहों पे, वो उस पे करके वो अपनी गवर्नमेंट को देकर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में। ठीक है। अब होता है कांग्रेस आ जाता है। नाउ कांग्रेस नेचुरली कानून बनाना कांग्रेस का काम होता है। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट कानून, डोनाल्ड ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं कि सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकिन इवेंचुअली आपको रेटिफाई कराना पड़ता है विद द जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंगली, कि आपको वो एक टाइम पीरियड, एक टाइम बार्ड होता है, लो आप लॉ इस तरह में कर लें। जैसे जंग है, अब ईरान की जंग जो है, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी अगर फर्ज करें वो इलेक्शन हार जाएगा, बल्कि इस पर हम बाद में आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ही लूजेस द इलेक्शन, बट हर 2 साल बाद अमेरिका में ये जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, इसमें आके 26, 28, 30, 24, इससे पहले अमेरिका में क्या होता है कि उनकी कांग्रेस इलेक्शन में आ जाती है। इसमें इनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनका जो लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस है, जिसको हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में नेशनल असेंबली कह सकते हैं, उसके सारे के सारे बंदे, वो जो तकरीबन कोई 550 पौने 600 के करीब लोग हैं, वो सब इलेक्शन में जा रहे होते हैं, वो दोबारा उनको अपनी सीटें जीत कर आना पड़ता है। हाउएवर अगर हम
कांग्रेस की बात करें, सेनेट की बात करें, जो कि इनका अपर हाउस है कांग्रेस का, उसमें 35 लोग जो हैं वो इस बार इलेक्शन में जा रहे होंगे। अब इन सब की जो है वो जाहिर है जीतना या हारना इज गोइंग टू शेक अप द एंटायर कांग्रेस। एक प्रेसिडेंट अपने पावर की मुंतहा कमाल पे तब पहुंचता है जब वो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ कांग्रेस भी उसी के कंट्रोल में हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं। उसकी वजह यही है, कम से कम पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं, बिकॉज उनके पास ना सिर्फ व्हाइट हाउस, वो तो वहाँ बैठे हुए ही हैं, बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों में इस वक्त मेजॉरिटी हासिल है रिपब्लिकन पार्टी को। अब होने ये वाला है कि जो हालात बता रहे हैं और जो मामलात चलते आ रहे हैं, वो लग ये रहा है कि नवंबर में जो मिड टर्म इंतखाबात होंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है दैट इज गोइंग टू लूज आउट ऑन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वो तो अब काफ़ी हद तक कंफर्म है। अगर आप कैल्शी और पॉली मार्केट में भी चले जाएं तो आपको तो 70-80% ऑड्स इसमें मिल रहे हैं। यानी लोग ये कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लूज़ कर जाएंगे। अब बात करते हैं सेनेट की। सेनेट में 47-53 है, यानी तकरीबन 3-4 सीटें चाहिए होंगी डेमोक्रेट्स को फ्लिप करने के लिए। इसको टफ आस्क है, बहुत मुश्किल आस्क है मैं बोलूँगा। हाँ, 5-6 सीटें ज़रूर ऐसी हैं कि जहाँ पे इस वक्त मैं कहूँगा एक तो मिशिगन ही है, मिशिगन इज़ वन ऑफ रिपब्लिकन्स के पास थी जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए अब्दुल अल सैयद से हमारी एक मैं कहूँगा एक एफिनिटी होना अपनी जगह, उसके जीतने के चांसेस कम है। अच्छा, मैं आपको जी ये जो रॉजर्स के साथ, गलबन जो रॉजर्स मेरे ख्याल से उसका नाम है, जिसके साथ इसका है माइक रॉजर्स के साथ जो इसका मुकाबला है वो उसमें अभी पोल्स में माइक इज लीडिंग राइट नाउ। और ये आपको याद रखने हैं कि मिशिगन के जी 2 महीने देखते हैं। आई मीन कुछ पोल्स ये बताते हैं दैट ही इज कैचिंग अप एंड ऑल, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये सीट शायद रिपब्लिकन्स उठा लेंगे। हाउएवर if Abdul Al Sayed, if he wins, a Muslim Egyptian guy जिसकी बीवी हिजाब करती है बिल्कुल, और मिशिगन जो स्टेट है ना, इसमें पर्पल स्टेट है, बैटलग्राउंड स्टेट है, और इसमें बहुत बड़ा इलाका जरा इसमें डिट्रॉइट जैसे बच्चे। भाई तो मैं आपको बताऊं, डिट्रॉइट ने अब्दुल अल सैयद को वोट नहीं किया था प्राइमरीज में, उन्होंने वो खातून जो थी उनको वोट किया था। इसलिए काफ़ी सारे लोग, अच्छा जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसको तो वोट नहीं करेंगे, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ देम मे एब्सटेन। वो उस वोटिंग करने से ही अलग हो जाएंगे, वो कहेंगे यार हमें किसी को वोट नहीं देना इस बार, वील जस्ट स्टे न्यूट्रल दिस टाइम। अब्दुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि सारे डेमोक्रेट को निकाल कर लेकर आना है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन द स्टेट ऑफ ओहायो, मेन, नॉर्थ कैरोलिना, इवन टेक्सास के बारे में इस बार ये कहा जा रहा है कि ये वो स्टेट्स हैं कि जहाँ पे रिपब्लिकन्स की सीट फ्लिप होकर डेमोक्रेट्स के पास जा सकती हैं। बाकी आप शुरू में ही बता सकते हैं कि यार ये तो कागजी कार्रवाई होती है, आपको पता है कौन, लेकिन है इस बार 5-6 सीट्स हैं इस तरह की जो कि फ्लिप हो सकती हैं। ज़्यादा बड़ी गेम जो होती है ना वो आपको नज़र आएगी इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट क्यों है, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये बात कर चुका है कि अगर हाउस डेमोक्रेट्स ले जाते हैं तो ये मेजर इम्पीचमेंट शुरू कर देंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच होगा नहीं, इम्पीचमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में चाहिए होती है, सिलसिला होता है, उसके काम रुकना शुरू हो जाएंगे। और काम तो वैसे ही देखेगा, जैसे ही अगर ये थोड़ा सा हाउस हो गया या सेनेट हो गया, ये फ्लिप होती है तो अमेरिका में कहा जाता है दैट इफ़ यू डोंट हैव कांग्रेस विद यू, यू आर अ लेम डक प्रेसिडेंट। यानी आप अपनी फुल पावर की जो है ना वो ऑथोराइज नहीं कर सकते। और जब प्रेसिडेंट अपनी फुल पावर को ऑथोराइज नहीं कर सकता तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमी पे आता है, उसका इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी पे आता है, और उनका जो एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ होता है उसको स्क्रूटनाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी आखिरी 2 साल जो है ना वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रेसिडेंट के लिए अगर उसके साथ जो है वो कांग्रेस ना हो। यही हमने ओबामा के केस में देखा था, यही इससे पहले हमने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के केस में देखा था। इफ़ द कांग्रेस इज विद यू, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद खैर डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको भी तबाह कर दिया, लेकिन अगर कांग्रेस आपके साथ ना हो तो फिर रूल करना और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि आज नहीं कल अमेरिका में एक वेव तो है, एक जिसे वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बर्नी सैंडर्स की सियासी औलादों की एक लाइन लगी हुई है, राइट, और इट इज़ वर्किंग। तो डू यू थिंक इनके पास मागा वाली साइड पे मार्को रूबियो या उधर एक
ओसॉफ आ रहा है बड़ा जबरदस्त, जी, बिल्कुल। बूटिजिच है, एओसी है, एलिसिया कोर्टेज है, मतलब वहां पे तो बहुत सारे दबंग किस्म के आपको फाइटर किस्म के लोग नजर आ रहे हैं। इधर जेडी वैंस है, राइट, देखिए ना कौन आएगा, जेडी वैंस आएगा या मार्को रूबियो आएगा, वो तो पता चल जाएगा बिल्कुल ऐसे। जो भी आएगा। मेरे ख्याल से लोग जेडी वैंस का नाम ले रहे हैं क्योंकि तो लेकिन वो दोनों कंपेयर देम टू व्हाट दे आर अप अगेंस्ट बिल्कुल, इवन 2 years लेटर। बिल्कुल। फरहान, मैं अगर इसको थोड़ा अपना तज्जिया इस पे आपको दे सकूं, और देखिए, जो मागा मूवमेंट है अमेरिका में, दिस इज़ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था जो उसने 2000 अपनी 16 की कैंपेन में इस्तेमाल किया था। मागा का जो आइडियोलॉजिकल वालदैन हैं, वो एक रिपब्लिकन पार्टी में 2008 के क्राइसिस के बाद एक मूवमेंट शुरू हुई थी जिसको टी पार्टी मूवमेंट कहा जाता था। अब वो टी पार्टी मूवमेंट नहीं मिलती आपको बिकॉज वो मागा में ही मर्ज हो गई थी। मागा इज डोनाल्ड ट्रम्प्स पर्सनालिटी कल्ट, ये आपको समझनी पड़ेगी बात। यानी डोनाल्ड ट्रम्प वो पूरी की पूरी चीज़, यानी बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रम्प वाज अ नॉन एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। और उस ज़माने में जो रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े दिग्गज लीडरान हुआ करते थे, जिसमें से बाद में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बहुत सारे हो गए। आई मीन मिट रोमनी बड़ा मशहूर आदमी, यूटा का सेनेटर था जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहा है, ये डोनाल्ड ट्रम्प की बड़ी खुल के मुखालफत किया करते थे यार। मैकैन, अगर आपको याद हो, जॉन मैकैन, या वो बड़ा मुखालिफ था डोनाल्ड ट्रम्प का। दोनों, एक का तो इंतकाल हो गया, रोमनी साहब रिटायर हो चुके हैं सियासत से। तो इस वक्त ये जो मागा मूवमेंट है ये डोनाल्ड ट्रम्प की शख्सियत के गिर्द घूमती है, एंड राइट नाउ मागा इज परहैप्स रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसका आइडियोलॉजिकल बिल्कुल मुखालिफ सिमत में देखेंगे तो हमारे पास एक मूवमेंट है विच इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका। इसकी भी अपनी एक पूरी स्टोरी है एंड ऑल। अगर आपको पता है कि सर जंग के ज़माने में कम्युनिज्म का वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यू अमेरिका में आपके ख़िलाफ़ बड़ी, तो उसकी एक सॉफ्टवेयर वर्जन अमेरिका में आया था। बिकॉज देखिए, हर माशरे में, देखिए अमेरिका इज़ द मदर ऑफ कैपिटलिज्म, लेकिन हर माशरे में एक तबका ज़रूर होता है जो कहता है कि यार कैपिटलिज्म इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट हेल्पिंग पीपल आउट, ये लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है और ये दौलत जो है वो एक जगह पे कैद होती जा रही है। सो ये एक छोटी सी मूवमेंट थी जो कि लेबर यूनियंस और ये वो स्ट्राइक करवाना, ये हिंजेस पे थी, साइड में पड़ी रहती थी। इसमें जो पहला बड़ा नाम आपने जो बताया वो बर्नी सैंडर्स का था, और बर्नी सैंडर्स मेड दिस मूवमेंट मेन स्ट्रीम इन 2016। ये अगर आपको याद हो, हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ये आए थे और पहली बार लोगों ने जो है ना वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू, बाय द वे मैं आपको बताऊं दैट बर्नी सैंडर्स अभी भी सेनेट में अपने आप को डेमोक्रेटिक के तौर से रजिस्टर्ड नहीं है, ही इज एन इंडिपेंडेंट बाय द। भाई सबसे मजे की चीज बताऊं आपको जो मुझे बड़ी हैरान कौन लगी, कि आप चाहे कमला हारिस हो या कोई और भी हो, जितने भी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इंडोर्समेंट के लिए अपने कन्वेंशंस में बुलाते हैं बाराक ओबामा को, ओबामा को बुलाते हैं। ये लोग कभी नहीं बुलाते ओबामा को, चाहे वो एओसी हो, बिल्कुल, चाहे वो ओसॉफ हो, चाहे वो ओसॉफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे ममदानी हो या अल सैयद हो, ये बुलाते हैं बर्नी सैंडर्स को। बिल्कुल, बर्नी सैंडर्स इनके आइडियोलॉजिकल उस्ताद तो बर्नी सैंडर्स ही है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि ये दिस इज फार्दर लेफ्ट देन ओबामा। ओबामा को खैर लेफ्ट था ही नहीं, ओबामा लेफ्टिस्ट कहाँ था, ओबामा तो खैर एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट, वो एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट था और उसकी पॉलिसीज भी एस्टैब्लिशमेंट वाली थी। अब क्या हुआ है कि जो पहली कामयाबी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका ने हासिल की थी वो एओसी की, जो अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, उसने जो क्रॉली नामी एक बंदा था उसको हराया था न्यूयॉर्क में, और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आई थी वो बंदी। दैट वाज द फर्स्ट विन दैट दे हैड। फिर उसके बाद रशीदा तलैब और अयाना प्रेस्ली और ये करते करते क्वार्टेट उनका एक बन गया था, एक चौथी खातून भी थी। बहरहाल तो हुआ ये कि लेकिन इस अच्छा ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता वाज गेनिंग मोमेंटम बिकॉज अ लॉट ऑफ अमेरिकन जो है खास तौर से पोस्ट कोविड जो अमेरिकन रिकवरी हुई है, जिसे हम के शेप रिकवरी कहते हैं, द रिच गॉट वेरी रिच एंड द पुअर वर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। तो ये जो सोशलिस्ट थे अमेरिका में, इनको पावर मिलनी शुरू हुई। और आई थिंक अगेन उसके बाद फिर गज़ा की जंग, उसमें अमेरिकन का एटीट्यूड और अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की इनडिफरेंस टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ दीज पीपल कि यार रिपब्लिकन्स तो हैं ही वॉर मॉन्गर्स, लेकिन ये डेमोक्रेट्स को क्या हो गया यार, दे वर सपोज टू एंड द वॉर, और इनको तो ये सारी चीज़ें थी। तो हुआ यही कि वहाँ पे फिर ये मूवमेंट जो है ना उसने दम पकड़ा। That was democracy in action यार, that was democracy in action। डेमोक्रेसी है यही चीज़। ममदानी जीत सकता था किसी और दुनिया के मुल्क में। ये देखिए आप ममदानी, यानी आप सोच नहीं सकते कि यार, मैं आपको पता ना कि 1.5 साल न्यूयॉर्क का मेयर बन गया यार वो। न्यूयॉर्क विच इज़ द बिगेस्ट जूइश सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर टेल अवीव कहा जाता है इसको।
वहाँ का मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था यार कहीं ना कहीं आके ये हार जाएगा यार। that is why America is America. सर मैं आपको उस वक्त जो मैंने बात बोली थी ना कि अगर वाकई डेमोक्रेसी इन एक्शन आपको देखना है, आपको देखना है जमहूरियत वाकई कहाँ चल रही है, वो अमेरिका। ये जो हवा है DSA की हवा, जिसको आप एक लेफ्ट विंग लिबरल प्रोग्रेसिव एंटी वॉर कह रहे हैं, ये दोनों हवाएं जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक बात पे तो मुत्तफिक हैं कि पराई की लड़ाई में रहो मस्त अपनी मस्ती में, न जाओ पराई की बस्ती में, जो कराची में हम कहते थे। तो ये ममदानी वाले और अल सैयद वाले और बर्नी सैंडर्स भी ये कहता है, और मार्जरी टेलर ग्रीन, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस भी ये कहते हैं। राइट। सो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों ग्रुप्स ऑफ पीपल का, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा हूँ कि उस राइट के भी लोग यही कह रहे हैं, लेफ्ट के भी लोग कह रहे हैं, अगर अमेरिका पराई लड़ाइयों से हट जाता है तो उसका, मैं आपको फिर उस सवाल पे लेके आता हूँ, पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर देखते हैं हम? हाँ देखिए, अमेरिका, देखिए एक होता है हर सुपर पावर क्या चाहती है यार, हर सुपर पावर इन्फ्लुएंस चाहती है दुनिया के। वो सुपर पावर ही क्या जिसका दूसरों पे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक, आई मीन सल्तनत उस्मानिया देख लें, अपने जमाने की सुपर पावर थी, क्या उनका इन्फ्लुएंस नहीं है रियासतों के ऊपर एंड ऑल। तो देखिए ये जो मागा मूवमेंट थी या ये जो DSA हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, इनका जो हैंडशेक जिस चीज़ पे आता है वो नॉन इंटरवेंशन पे आता है कि यार ये लड़ाइयाँ करना हमारा काम है नहीं। इसराइल का और नियोकॉन्स का मुस्तकबिल तारीख है अमेरिका। आप ये देखें ना कि अच्छा ये मैंने ना अब मैं काफ़ी सालों से जब ये एक इनका शिफ्ट आना शुरू हुआ था, मैं मुसलसल एक बात बोल रहा था कि यार दिस इज़ बिन्यामिन नेतन्याहू, इसको जंग की जल्दी क्यों थी? बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्प इज़ द लास्ट प्रेसिडेंट जिसके साथ मैं ये जंग करवा सकता हूँ। इसके बाद अब अमेरिका में जो शिफ्ट आ गया है ना, आई मीन ये एक सर्वे अब से तकरीबन कोई 1.5 साल या 2 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्वे था, उन्होंने शायद इप्सॉस के साथ किया था, किसके साथ किया था आई डोंट नो दैट, जिसमें बड़ा क्लियरली ये बता दिया था कि अमेरिका के मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी आर फर्मली अगेंस्ट इज़राइल। तो सब हो गए अब तो अभी भी वो जो 60 साल से पहले वाली है ना अदील, अभी जो लेटेस्ट आया है 5 इप्सॉस और नीलसन और सबके गैलप सबके सर्वे, मेटा सर्वे किया है, CNN पे उसी लड़के का जो बड़ा एनिमेटेड सा है, वो हैरान था। उसने उस सर्वे का बताया कि अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा इजराइल नेट नेगेटिव हो चुका है थ्रू आउट ऑल वोटिंग ट्रेंड्स, हर जगह नेगेटिव हो गया। बल्कि इजराइल अब एक लायबिलिटी है, लाजिम बात बन रही है, इलेक्शन लायबिलिटी। तो नेतन्याहू भी स्मार्ट है, ज़ाहिर उसको भी ये बात पता थी कि यार अगर जंग करवा सकता हूँ मैं, इससे करवा सकता हूँ रेजीम चेंज। देखिए इजराइल को अपने इस पूरे एरिया में एग्जिस्टेंशियल खतरा किस मुल्क से? इट्स नॉट पाकिस्तान, माइंड यू, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज ईरान यार। वो मुल्क किसी के कंट्रोल में ही नहीं आता, अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो मुल्क के सदर के और आइडियोलॉजिकली एक है ज़ाहिर है उनका, ज़ाहिर उन्होंने घेरा हुआ भी था उनको, वो तो खैर एक करके उन्होंने सारी खत्म कर दी जो प्रॉक्सीज थी, कि सिर्फ एक वो रह गए हैं आपके ये मंदब वाले जो हुतीज़ हैं, यमनीज़ रह गए हैं, बाकी तो ख़त्म कर दिया। तो नेतन्याहू को भी पता था कि यार मैं अगर कुछ कर सकता हूँ वो ट्रम्प के टाइम, बिकॉज अमेरिका में एक इतना बड़ा साइज़मिक शिफ्ट आ गया है ना, ये वापस नहीं जाने वाला। सवाल अमेरिका की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो साइज़मिक शिफ्ट आ गया है, लेकिन अमेरिका में दुनिया के हर मुल्क की तरह ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बहुत डेमोक्रेसी की तारीफ़ें कर ली कि अमेरिका में कोई डीप स्टेट नहीं है। देयर इज़ अ डीप स्टेट इन अमेरिका। उसकी थॉट में शिफ्ट आया है, क्योंकि एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो किताब है उसके शुरू में एक बात बहुत क्लियर है। अच्छा, मैं अभी तक उस हिस्से तक पहुँचा हूँ जब ट्रम्प अपनी कैबिनेट बना रहा है, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि उसने प्रो एस्टैब्लिशमेंट किसी बंदे को अपने पास नहीं रखा है। सही। ये तमाम लोग ट्रम्प के तो हैं, लेकिन डीप स्टेट से किसी के कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर कोई एक बंदा करीब का कोई कहीं से लग रहा है तो वो मार्को रूबियो है जिसको स्टेट डिपार्टमेंट मिला हुआ है, बाकी कोई डीप स्टेट का बंदा नहीं है इस वक्त की कैबिनेट में। True, I agree with you. देखिए so what is deep state thinking? Any tips on that? ये बड़ा ये I think ये एक टॉपिक है डिस्कशन का कि अमेरिकन डीप स्टेट। देखिए डीप स्टेट अमेरिका की जो आपको देखना ये पड़ता है कि आपने सेक्रेटरी डिफेंस, जिनको आप सेक्रेटरी वॉर कहते हैं, आपने किसको लगाया है, व्हाट इज CIA थिंकिंग और क्या है होमलैंड सिक्योरिटी है, CIA है। देखिए होमलैंड सिक्योरिटी में तो आपने फारिग कर दिया उसको, तुलसी गबार्ड को आपने वहाँ रखा था, आपने उसको फिर फारिग कर दिया। दैट मीन मे बी यू वर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। तुलसी गबार्ड फारिग हो गई है? हाँ जी, तुलसी गबार्ड फारिग कर दिया, बिल्कुल उसको फारिग कर दिया। और उसके पीछे भी एक थियरी है, बहरहाल वो रहने देते हैं उसको। बट डोनाल्ड ट्रम्प का क्रिस्टी नोम को नहीं फारिग किया था? ईश्वर क्रिस्टी नोम को भी फारिग किया, तुलसी गबार्ड भी फारिग किया। ये 3 खवातीन छोड़ के चली गई हैं। ठीक है। एक वो जो इनकी जो स्पोक्स पर्सन थी कैरोल लेविट, आप मिस कर रहे हैं उनको। अच्छा अब मिस क्या करूं मैं उसको? हाँ ठीक है, मैंने वैसे उनके मियाँ 62 साल के हैं, तो
देयर इज अ चांस। मरवाएंगे आप। मैं आपको ये कह रहा था, नहीं अच्छा वो तो छोड़ के गई है, आपको पता ना वो उसको निकाल- फौरन बाद छोड़ के गई है, वो जो केटरिंग खातून। ट्रक वाले, जो केटरिंग ट्रक वाले यार खबर के बाद। केटरिंग ट्रक वाले के बाद भी छोड़ गई है, और दूसरा कह रहे हैं कि उसका उससे भी झगड़ा हुआ है, वो जो नैटली हार्प। अच्छा हो सकता है, चल हाँ वो भी तो आजकल एक नई आ गई है वहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है यार। वैसे सीरियसली यार मैं अक्सर एक बात सोचता रहता हूँ कि हम बचपन से हम मस्जिद के मेंबर से अमेरिका के लिए बद्दुआएं सुन रहे हैं, ऐसे ही है ना, अमेरिका में ये हो जाए। मैं एक जमाने में जब गुलशन में अल्लाह रहा इनको करता था- तकसीम कर दे। हाँ मैं जब गुलशन में हुआ करता था 13D2 में, तो वहाँ पे हमारी मस्जिद के एक बंगाली पाड़े में मस्जिद नमाज पढ़ने जाता था मैं जुमे की। यार उधर के मौलवी साहब जो हैं वो तो अमेरिका में जलजले की, कुदरती आफात की दुआएं करते थे, ये करते थे यार। मैंने कहा अल्लाह मियां ने ना 20 साल ही सही लेकिन अब दुआ सुन ली है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा उनको प्रेसिडेंट मिला है, जो कि एक मजाक बना दिया। यानी सीरियसली यार द प्रेसिडेंट हु इज पोस्टिंग मीम्स द एंटायर डे, यार उसकी क्या सीरियसनेस हो जाएगी। अदील यू नो उस किताब में एक बड़ी खौफनाक चीज़ जो कैबिनेट सिलेक्शन के अंदर है कि सब बैठे हुए हैं और कैबिनेट के नाम आ रहे हैं, उसकी मारा लागो वाली उसमें एक कैनोपी लगी हुई है समंदर के सामने, ठीक है, और नाम डिस्कस हो रहे हैं किसको लेना है कैबिनेट में। तो एक तो ये कि ये इंतहाई मतलब बिल्कुल वो जो एक ड्रामा नहीं था हुजूर का, क्या इंसाफ है, क्या इंसाफ है, इकबाल बुलंद, एक तो वो उस तरह की गैदरिंग है। बाद अब बामुलाइजा। लेकिन उसमें कह रहा है 2 सवाल थे, उसने जो मैगी हिबरमैन ने उसने लिखा है कि 2 सवाल थे जो सबसे अहम थे किसी भी पोजीशन पे हायरिंग के लिए। नंबर 1, 2020 का इलेक्शन कौन जीता था? Okay. अगर उसने कहीं भी सोशल, और सबके सोशल मीडिया भी खुले हुए थे सारे के, मार्को रूबियो, जेडी, सिर्फ मार्को रूबियो एक वो था एक्सेप्शन, बाकी सबके सारे वो खुले हुए, और चेक किया जा रहा है कि 2020 का इलेक्शन बाइडेन को इन्होंने मान लिया था कि ये जीत गया है, या ये खामोश रहे थे, या इन्होंने बोला था ट्रंप के साथ ज्यादती हुई है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे चढ़ाई की गई थी उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ था? सही। ये 2 क्राइटेरियाज थे दुनिया की ताकतवर तरीन कैबिनेट में दाखिले के लिए। देखिए आप तो फिर उसका रिजल्ट फरहान यही निकल कर आएगा ना, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस नीचे जाएगी, डिसीजन चली, क्वालिटी ऑफ डिसीजन चली गई। तो वो खैर, लेकिन अदील एक तरफ जहां और खुश हो रहे हैं कि ये देखो ना अमेरिका के ऊपर को मुकाफात अमल हो रहा है अदील, लेकिन अदर साइड पे ये ममदानियों को भी तो देख रहे हैं। अब्दुल अल सैयद भी तो जीत रहा है अदील। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इसके बारे में आप जितनी भी बुराइयां कर लें, लेकिन राइट नाउ इट इज़ द मोस्ट ट्रबल फ्री सिस्टम। ये एक वेंट क्रिएट करता है अदील कि जब लोगों का गुस्सा निकल गया ना, उन्होंने कहा ट्रंप बुरा आदमी है। देखो ट्रंप भी तो गुस्से के तौर पे निकला, जीता था ना यार। क्या यार पागल समझा हुआ है डेमोक्रेट्स ने हमको यार। ये सीनाइल से आदमी को बिठाया हुआ है जो ऑटो पेन से दस्तखत करता है, और फिर ये बावली कमला हैरिस, उससे पहले हिलरी क्लिंटन क्रुक, वाकई में क्रुक थी। तो कह रहे यार इस तरह के लोग दे रहे हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी हम करेंगे ट्रंप को इलेक्ट। गुस्सा था ना, अवाम ने शो किया। लेकिन भाई साहब जो गुस्सा ट्रंप के हक में शो हुआ है उसके खिलाफ भी शो हो रहा है, और अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम और निज़ाम और सिस्टम उस गुस्से को बाहर आने दे रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वही बहुत, ये मैं कह रहा हूँ देखिए हम भी जब अपनी शायद अकल की पुख्तगी के दौर से गुजर रहे थे तो हम भी समझते थे यार डिक्टेटरशिप का निज़ाम अच्छा है और ये फलाना। नहीं यार, मुझे अंदाज़ा यही हुआ, अब ये जाके अंदाज़ा हुआ है शायद खुद धक्के खाने के बाद, कि यार वाकई डेमोक्रेसी एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। अच्छा हमारे यहाँ अक्सर, अब ये डिस्कशन मुझे डर है कि हमारे अक्सर कहते हैं यार दीन के साथ डेमोक्रेसी मुताबिकत नहीं रखते। मैं कहता हूँ किस तरह ये बातें करते हैं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। हाउ कैन दे, आई मीन अमरुहुम शूरा बैनहुम का जो प्रिंसिपल है वो है क्या यार? और भाई लोगों का पॉपुलर, लोगों की एक्सेप्ट, बैत का कॉन्सेप्ट क्या था? बैत का कॉन्सेप्ट यही था ना कि भाई यू आर वोटिंग इन फेवर ऑफ समबडी। ये एक बहुत डेलिकेट बहस है। लेकिन पता है वो भी कबाइल का सदर आके ही बोला करता था, उसका आके बोलता था, वो रिप्रेजेंट करता था। एग्जैक्टली वो रिप्रेजेंट करता था। अब सिस्टम से इवॉल्व हो गए, निजाम में भी वो डेमोक्रेसी थी, हर जगह होता था। यहाँ पे एक भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी जो इलेक्शन है, मुझे पता है हम शायद अभी किसी उस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है, राइट, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फिर वो एक एग्रीमेंट हो गया एक नाम पे। बिल्कुल ऐसे। तो जब अंसार ने एग्री कर लिया तो खलीफा नामजद हो गया ना, तो यही हुआ ना। तो ये you might have, some people might have some other viewpoint of view about this, but अदील नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मुश्किल सवाल करने लगा। आपका एक बहुत ही पसंदीदा मुल्क है भारत, हाँ जी, और उसके एक बहुत ही आपके दिल पसंद लीडर हैं नरेंद्र मोदी। ओके, my friend, your friend, your friend, my friend, would you like to make friendship with me? ये तो खैर नवाज शरीफ साहब ने कहा था, याद है ना आपको? यार कमाल है यार, आईफोन यार जबरदस्त था। एनीवे हम लोग को नवाज शरीफ भी बहुत पसंद है। अच्छा अदील,
बड़ा आपने यही कह रहे थे कि देखो भारत की डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने तबाही फेर दी है। बिल्कुल ठीक है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जब ये प्रोटेस्ट हुआ और उसने अपने मिनिस्टर को फायर कर दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को, तो यार मैं बड़ा रोया उस रात को, बड़ा परेशान हुआ मैं। मैंने कहा बच गए साले, मैंने कहा बच गए साले। इसको चाहिए था मोदी अड़ जाता, मोदी अड़ता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती। आई एम सॉरी, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, इंडिया के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी के खिलाफ तो है, पागल आदमी है। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो ये नहीं करता और फ्रस्ट्रेट, तो उसके खिलाफ और बड़ा रिएक्शन आता है। लेकिन यार उसने तो रास्ता दे दिया प्रोटेस्टर्स को, उनको ना गोली मारी ना उनकी बात मान ली। यार मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। तो क्या इंडिया में भी डेमोक्रेसी जिंदा है अभी? फरहान बिल्कुल जिंदा है यार। और ये जो है ना, आपको अफसोस नहीं हुआ था ये देख के? यार मैं बताऊं फरहान, मैं अब ना बहुत सारे मुल्कों के मामलात के हवाले से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर चुका हूं मैं। अबे भाई अपना मुल्क फिट सेट कर लो भाई। बहुत इधर बड़ी परेशानी है, आप तो मोहब्बत है पाकिस्तान से, जाहिर है यही वजह है हमारी यार। नहीं, इंडिया की सियासत में बहुत गहरी नज़र है मेरी, आपको अंदाजा है। जी इसीलिए लाया मैं इसको। मैं बहुत गौर से देखिए, मोदी के लिए ना ये एक अवेकनिंग थी। उसको भी अंदाज़ा हो रहा है यार ये जेंजी अजीब बला है यार, अजीब बला है जेंजी। आपने देख लिया अभी हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में हुआ, बाकी जो भी हुआ, इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। इनको कोई अगर समझता है कि यार यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स करवा के और ये सारी चीज़ें करके आप इनकी थिंकिंग बदल देंगे, नहीं होगा। अभी हमारे साहबजादे की भी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, तो उनको हाथ जोड़ के भेज रहा होता हूँ, भाई ज़रा प्लीज़ बाप को बदनाम मत कर देना वहाँ पे कि फारिग होगा यूनिवर्सिटी से। बट यार आजकल के बच्चे ये ऐसे ही हैं। मोदी को ये एक रियलिटी चेक मिला है कॉकरोच मूवमेंट के नाम पे कि यार थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हिज हैंड। देखिए ये तमाम तर इंडिया की ग्लोरिफिकेशन की इकोनॉमी, ये तो मैं किसी दिन कटा चट्टा खुलेगा, इनका पता चलेगा आपको कि किस लेवल की इसमें इन्होंने जो है ना वो फेक नंबर्स जो हैं वहाँ पे पुट इन किए हैं। उनके अपने इकोनॉमिस्ट ये बातें करते हैं, लेकिन उसको भी पता है। देखिए ये जो धांधली होती है ना, ये एक हद तक हो सकती है, ये एक हद तक हो सकती है। उसके बाद फिर वही होता है कि जैसे पाकिस्तान में नज़र आता है, कल मुस्तफ़ा कमाल को वो जर्नलिस्ट क्या बोल रहा था, उसमें मैंने ट्वीट भी कहा था कि ये लोग जब तक जिंदा हैं इन्होंने अपने ऊपर ना एक कप कलंक लगा लिया है। बिल्कुल ऐसा ही मोदी कुछ ना कुछ हद तक मैनिपुलेशन इंडिया में इलेक्शंस में कर रहा है वो, लेकिन वो एक हद तक होती है। वो ज़रा तमिलनाडु को इलेक्शन में जितवा के दिखा दे अपना, वो नहीं जितवा सकता, उसको पता है मेरे पास सपोर्ट ही नहीं है यार। तो वो कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि उसकी सपोर्ट अब बहुत ही ज़्यादा ये यूपी बिहार के देहाती इलाकों में, झारखंड और इन जगह तक हो रही है। लेकिन ये जो दिल्ली और ये जो आपके महाराष्ट्र और ये जो तो इंडिया के निस्बतन पढ़े लिखे इलाके हैं, साउथ में तो वैसे भी खैर इनकी उस लेवल की सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ से ये सारी चीज़ें निकल जाए। तो इसको बड़ा ज़बरदस्त एक रियलिटी चेक मिला। लेकिन You are absolutely right. It was a very smart strategy. कैमरे रख के तब वीडियो बना दी उसने, my friends. It was a very smart strategy. I'm telling you कि उसने रिजाइन करवा दिया। हाँ यार, अगर वो वहाँ पे अड़ जाता ना, ये गेम काफी खराब। वही कह रहा हूँ कि मैं तो बड़ा मायूस हुआ। मैंने कहा यार बच गया। नहीं, अब बचना ज्यादा दिन है नहीं इसको। देखिए मैं ये इनका बिगिनिंग ऑफ द एंड है स्टार्टेड। एक एंटी इनकम्बेंसी आई जाता है। 13 साल के बच्चे उसको बता रहे हैं वीडियो ऐसे नहीं बनाते। जो लोग समझते हैं, आई मीन वो सच अ वियर्ड वीडियो। अच्छा उनको बताया गया था कि जब आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं तो यूथ आपको सपोर्ट करेगी। लाइक where do they come up with ideas like this? चले वो तो जब वो कल्ट बन जाता है ना, मसला ये है कि प्रॉब्लम यही है कि जब आप एक जगह बहुत अरसे तक बैठे रहते हैं और आप जरूरत से ज्यादा पावर अपने अंदर समेट लेते हैं, तो फिर आपके इर्द गिर्द एडवाइजर्स नहीं बचते। ऐसे ही है, ठीक है ना, फिर आपके इर्द गिर्द शाह के मसाइल ऐसे ही है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हम जहाँ से बात शुरू की थी वहीं वापस ला रहा हूँ। हमने बीच में बहुत अमेरिका को भी समझ लिया, कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया इन दोनों को। लेकिन भाई हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिस पे बात करनी चाहिए और हम दिल से बात करते हैं। तो दैट्स वाई मी एंड अदील बैठते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है कि हम लोग यकीन करें बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होते कि व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। हम लोग इसके वी टॉक अबाउट व्हाट वी फील लाइक नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट और दिल से बात करते हैं। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू अस, like the video, join us on Patreon. But Adil, I have to take this back for the benefit of our viewers to the initial point. हमारा एक कुएं में कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम है इकोनॉमी। वो ठीक नहीं हो रहा। कोई साइन, अभी मैं देख रहा था कुछ ट्विटर अकाउंट से बात आ रही है कि जिस किस्म की रिफॉर्म्स हो रही हैं, ये रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगी। अभी ऑटो पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी बहस मुबाहिसा चल रहा है। अभी बहुत कुछ, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट भी वही रुकी हुई है।
लोग पता नहीं कब से सोच रहे थे 2 लाख हो जी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे। तो चीज़ें कुछ थम सी गई हैं पाकिस्तान में। Yeah. जब से ईरान जंग हुई है सिर्फ DHA फेज 8 में प्लॉटों की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी चीज़ें थमी हुई हैं। सिर्फ DHA फेज 8 में नहीं बढ़ी है फरहान। आप इस वक्त कराची, मुझे बाकी शहरों का ऑनेस्टली नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी कुछ 2-3 महीने पहले मी एंड माई वाइफ वी वेंट आउट ऑन अ हाउस हंट। अरे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें कामयाबी हुई। ये हुआ कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ज़रा उनको भी स्पेस चाहिए, सबको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। सो अब हम इस घर में, जो अपार्टमेंट छोटा सा हमारा एक अपार्टमेंट है, लकीली वो इलाका थोड़ा कमर्शियल है, तो वो हमारा अपार्टमेंट भी एक तरह सिटी सेंटर अप्रिशिएट हो गया। तो मैं अंदाज़ा ये हुआ कि यार हमें ज़रा ना एजेस पे जाना पड़ेगा शहर के। सो हमने कोई 4 या 5 जगहें आइडेंटिफाई की और हमने जाके देखा यार अजीब कोई, अच्छा एंड DHA वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। वो तो हम सोच ही नहीं सकते यार। वो तो कभी नैब हमारे प्लॉट दिलवा देगा तो शायद कुछ ज़िंदगी में छक्का लग जाए। तो हम शायद आफरीदी हैं नहीं, हम किस्मत के जो है ना वो मुदस्सिर नज़र निकले असल में ना। मिसबा उल हक निकले यार, खुदा का वास्ता मुदस्सिर नजर तो ना बने यार। मिसबा की रेपुटेशन खैर एनीवे, मुदस्सिर नजर की बड़ी अच्छी है। यार मुदस्सिर नजर फिर भी था यार, जो भी था यार, अच्छा, खैर। वो एक गोल्डन एज थी पाकिस्तान की, अच्छा, इसका उसका हिस्से थे। बाय द वे क्रिकेट पे मत शुरू हो जाना, वो हाँ, वो एक अलग पॉडकास्ट है। क्रिकेट पे, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा था आपको कि यार DHA तो बदनाम तो नहीं, खैर वहाँ पे 80-80 गज के जो कमर्शियल फेज 8 पे प्लॉट हैं वो कितने करोड़ के पहुँच गए यार। जो कराची के आउटस्कर्ट्स में एरियाज हैं, स्कीम 33 हो गई आपकी, या इट्स नॉट हैपनिंग इन बहरिया बाय द वे, और बहरिया का मसला कुछ और है। DHA सिटी फॉर दैट मैटर एज वेल, जो फेज 9 दूर बना हुआ है। लेकिन ये जो पेरीफेरीज के एरियाज है ना, मलीर कैंट, रोड डेवलप हो रही है आपकी, एवेन्यू जिसको कहा जाता है यार, सब यही बता रहे थे भाई ये 4 महीने पहले प्लॉट जो है ये 2 करोड़ का था, अब 3 करोड़ का, 3.25 करोड़ का मिल रहा है। लाइक दिस इज लाइक क्रेजी। आई मीन क्यों सर? वो पैसे स्टफ हो रहे हैं, पैसे क्यों स्टफ हो रहे हैं? बिकॉज पैसे जा नहीं पा रहे हैं। इस पे फिर अब आपको ये डर भी लगता है कि यार अगर फ़र्ज़ करें थिंग्स गो फाइन और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर सेल दोबारा मार्केट में आएंगी ये जगह, और फिर निकल के कहीं ये बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा आपकी। इतनी जो प्राइसेस अचानक बढ़ती हैं, ये बबल की एक निशानदेही होती है। खान साहब के दौर में जब बबल ही क्रिएट हुआ था ना, कि उसके बाद आके प्राइसेस एकदम बिल्कुल थम गई थी। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो ये आती है कि यार मैं इनसे ये पूछ रहा था लोगों से, जो स्टेट एजेंट हमें दिखवा रहे थे, कि यार ये प्लॉट्स या घर बिक भी रहे हैं या ये सिर्फ इनकी एस्पिरेशंस है? क्योंकि जितना डेस्परेट होके मुझसे स्टेट एजेंट जो हैं फॉलो अप कर रहे थे, वरना आज से कुछ साल पहले स्टेट एजेंट बादशाह हुआ करता था ना, अब वो जिस तरह आपसे फॉलो अप कर रहे थे, मुझे लग ये रहा था कि ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपनी एस्पिरेशनल प्राइस। अब इसकी एग्जांपल, वी सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एट वन ऑफ द सोसाइटीज़ इन स्कीम 33 एंड वी लिटरली फेल इन लव विद दैट हाउस। उसने प्राइस हमें बताई, हम सेड 240 गज का घर। मुझे नहीं पता मरला कनार में क्या बनता है, बट कराची में हम क्योंकि आधा कनाल, वल्ला आलम आई थिंक, तो ब्यूटीफुली मेड। क्या उसने एक स्टफ लगाया था, उन्होंने प्राइस बताई इतने करोड़ हैं। सेड वाओ, नहीं यार हमारी ये औकात से बाहर है। बताएंगे लोगों को क्या प्राइस? वो तकरीबन उसने 6 करोड़ के करीब का बताया। वाओ। एंड दिस इज अ सोसाइटी एट द मेमार के क्या सोसाइटी की मैं बात 250 गज। जी हाँ, 250 तबाह दे। अब हुआ ये कि अब एक वेबसाइट है ज़मीन.com, विच इज़ अ वेरी एक्सेलेंट स्टार्टअप। आई थिंक पाकिस्तान के मेरे फेवरेट पाक व्हील्स और ये मेरे बड़े फेवरेट स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान के डिजिटल, उसमें से दिस इज़ वन ऑफ दोज। सो अब उसमें जाके मैं देखता रहता हूँ, कोई तकरीबन 5 या 6, 1 महीना हो गया हमें गए हुए वहाँ पे ना, 5 या 6 डिफरेंट स्टेट एजेंट्स उसकी अभी भी प्राइस लगा रहे हैं, उसी घर की लगा रहे हैं, और वो 5.5 पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यार एक बबल टाइप सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई। एक चीज़ मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा कि एक खबर ये भी है कि प्लॉटों की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो बिल्टअप प्रॉपर्टी फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं कोई नहीं खरीद रहा लोग, तबाही फिरी है, सब फंसे हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले, बड़ी बड़ी टॉप लोकेशंस वाले। नहीं अदील, बिक ही नहीं रहे, इन्वेंट्री नहीं है। जरा शहर में घूमे ना, हर जगह रियल एस्टेट के अलावा कोई बोर्ड नजर आ रहा है आपको? 0% डाउन पेमेंट, साथ फ्रिज ले लें। ये 15 साल में शिफ्ट हो जाएं, 10 साल में पेमेंट करें हो, मैंने देखा। डेस्परेशन है इस वक्त, डेस्परेशन है भाई। बस, सो दैट मींस देयर आर नो रियल बायर्स बिकॉज़ देयर इज नो कैपेसिटी। Who will buy? कहाँ से लोग के पास पैसे आएंगे यार? कहाँ से पैसे? देखिए ना,
आप ज़रा वो जो हमारी जिना एवेन्यू का हमने जिक्र किया, मलीर कैंट वाली रोड, ज़रा वहाँ से लेकर जो आपका M9 तक लिंक होती है सड़क, ज़रा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो चेक करें। मैं तो लिटरली ये देख रहा था कि यार यहाँ पे कौन आगे आएगा, क्या होगा। आई मीन प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ वाइबल इन्वेस्टमेंट अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। और प्राइसेस अगर आप आके पूछेंगे तो आप अभी हैरान हो जाते हैं कि आपको अभी भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस रखती हैं। लेकिन जो भी था फरहान, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इशू रियल स्टेट है। पाकिस्तान में सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं बिकती, इंसान भी बिकते हैं इसके नाम पे ना। तो इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है इसका, जिस तरह आके डेड इस एसेट्स में जाके हमारी जो है ना प्लॉटों में जाके जो है वो पैसे पाकिस्तानियों के फंसे हुए हैं। और आप एक बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज़ देखें कि आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड कि जब रियल एस्टेट चलती है स्टॉक मार्केट को भी मारती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। स्टॉक मार्केट देखिए ना, अभी रियल स्टेट प्राइस से ऊपर आनी शुरू हुई, आप देखिए स्टॉक मार्केट आपकी रुकी हुई है। इवन तो देखिए फरहान, इकोनॉमी के हवाले से हम और बहुत सी बातें कर सकते हैं। देखिए मैं ये देख रहा था कि जो इस गवर्नमेंट के या इस अरेंजमेंट के जो सपोर्टिंग इकोनॉमी पे बात करने वाले लोग हैं, वो अभी मूडीज़ की पाकिस्तान की रेट अपग्रेड पे जो है ना वो बात, बल्कि यार मैं तो बड़ा हैरान हुआ अभी कि इकोनॉमिक्स के कमेंटेटर हैं, उनको मैंने ट्वीट भी किया है कल यार। ये मैंने कहा यार आप ना गलत बात कर रहे हो। उन्होंने कहा जी 2016 के बाद पाकिस्तान की जो है ना वो B3। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, B2। मैंने कहा 2022 के अक्टूबर तक पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो B2 ही चल रही थी यार। हाँ, ये हुआ था कि 3 महीने पहले उन्होंने आपका आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था, यानी वो बता दिया था कि यार तुम्हारी अब जो है ना वो डाउनग्रेड होने वाली है। तो यार ये गलत बात ना करें। लेकिन लोग मूडीज़ की रिपोर्ट में ये नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने पाकिस्तान के फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर जो है ना वो क्या रिपोर्ट पाकिस्तान को बनाकर दी है कि यार पाकिस्तान अपने जो है ना वो पैसों को किस तरह मैनेज कर रहा है और क्या कर रहा है। इट्स अ प्रीटी, आई वुड से एक डैमिंग किस्म की जो है ना वो एक रिपोर्ट है जो कि उनकी तरफ से आई है। सो गाइज जो पॉइंट है फरहान वो यही है कि आप सेलिब्रेट कर लें अपनी छोटी छोटी स्मॉल विन्स एंड ऑल, बट द पॉइंट रिमेन फरहान, द इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग इन दिस कंट्री। क्राइसिस पे क्राइसिस, आई मीन लाइक शुगर क्राइसिस, हाउ मेनी टाइम विल कंटिन्यू यार। फिर वही आ गया कि यानी मैं तो यार अजीब सी बात लग रही है, नाम ले लेता हूँ, पता नहीं, एक लाहौर की एक मशहूर एक्ट्रेस है, नाम नहीं लेता मैं उनका, वो मरियम नवाज फ़ैन, बहुत शदीद फ़ैन और इस हुकूमत की बड़ी फ़ैन। यार कल उनकी बस हो गई, पिम्स के इंसिडेंट के बाद उनकी बस हो गई कि बस ख़त्म, अब मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ही नहीं सकती। यार अगर आपको इस तरह के आप अपने सपोर्टर्स जो है ना वो लूज़ कर रहे हैं तो फिर तो यार रहने ही दें। यानी वो लोग जो कि आपके हर सही को सही और गलत को भी सही कह रहे हैं, अगर वो आपके खिलाफ खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि यार समथिंग हैज़ गॉन सीरियसली रॉन्ग। द इकोनॉमी, जॉब्स की सिचुएशन देख लें यार, कहाँ है जॉब्स यार, नहीं बहुत बुरा हाल है, निकल पा रही हैं जॉब। एक सेक्टर था जिसमें कुछ गर्मा गर्मी हो रही थी, वो अभी उसमें तो बुरा हाल हो गया है। टेक और IT सेक्टर में आपने ये बताया, हमारे आपके एक म्यूचुअल दोस्त हैं जी, आपने उनका जिक्र किया कि भाई उन्होंने भी आधे लोग काफी सारे लोग वो फारिग कर दिया है। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अदील, हम दुनिया की आग बुझा रहे हैं और अपने घर की, गुल प्लाजा की, पिम्स की, सड़कों, गलियों, मोहल्लों, शहरों की आग नहीं बुझा रहे। ये प्रॉब्लम है ना। वो कब तक उस आग की वाहवाही में हम अपना मुल्क चलाते रहेंगे? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। एंड अदील एक चीज़, आई नो काफ़ी वक्त ले लिया आपका, एक फंडामेंटल अदील, एक ये जो सेंस ऑफ सिस्टम कोलैप्स है कि यार सब कुछ ही ख़राब है, मैं क्या कर सकता हूँ, एक लोगों को डिसएम्पावरमेंट लाता है, लोगों के अंदर एक हेल्पलेसनेस लाता है। और ये लर्नड हेल्पलेसनेस कह लें, कोई भी कह लें आपको, लेकिन एक लाचारगी, बेचारगी तो है। जब हम और आप भी किसी ना किसी हद में ये महसूस करते हैं, तो एक आम शख्स जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसको अपने घर का बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, वो कितना हेल्पलेस महसूस करता होगा। अदील, व्हाट इज़ योर एडवाइस? बिकॉज आपका एक अलग ये फोटे है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बहुत काम करते हैं। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू अ पाकिस्तानी टुडे, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी जो मैरिड है, अनमैरिड है, 20-25 साल, 30 साल का आदमी है, जो इस पूरे हालात को देख रहा है? देखिए आपने जो एज ग्रुप बता दिया, ये इनकलाब वाला एज ग्रुप तो नहीं है। इनकलाब तो इसके नीचे वाले एज ग्रुप से आना है ना। तो ये जो बंदा जो अपनी लाइफ में अब स्टेबल हो गया है और सेट हो गया है, देखिए हर वक्त ज़रूरत है अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की। उससे मैं क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आई बिलीव इन ब्रिंगिंग इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन तो मुल्क का होता है, बट मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की यहाँ बात कर रहा हूँ। और वो डिसिप्लिन जो आता है फरहान, वो आता है थ्रू फॉलोइंग अ सर्टेन फार्मूला।
वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला ये चीज़ होती है कि यार मैं ये डिसाइड कर लूँ कि हर महीने कम वॉट में हालात जैसे भी हों, there is a particular amount that I'll be saving every month. It could be 10%, it could be 15%. अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहे हैं, डाउनग्रेड योरसेल्फ, डाउनग्रेड योरसेल्फ, निकलें उस घर से, ठीक है जी। इस ईगो से निकल आए कि यार नहीं मेरे सर पे छत है। अबे भाई किराए के घर में तू कोई फुटपाथ पे नहीं रहेगा भाई, तू वहाँ पे भी कहीं रहेगा। मुझे पता है मेरी ये बातें लोगों को बहुत मुश्किल लगती हैं। अक्सर लोग मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और लोग बड़े गालियाँ दे रहे होते हैं कि देखो ये खुद बड़ी प्रिविलेज है। वो मेरी कोई प्रिविलेज लाइफ नहीं है भाई। ये एक सूट मैंने समा टीवी के प्रोग्राम के लिए बनाया था जो मैं अब तक पहन रहा हूँ। 5 सूट मैं बनाए आज पॉडकास्ट शुरू से पहले बोलता दिल यार कि जैकेट कोई और भी तो ले लो यार। देखें आप, मैं कहने वाला था। इसी के अंदर वो होता है मेरा पॉकेट स्क्वायर है जो बाहर निकल आता है। कहने का मतलब ये कि यार आई रियलाइज आई डोंट नीड मोर देन 5 जैकेट्स यार। आई मीन किसी को इसमें प्रॉब्लम है मुझे बता दे यार, मैं आपके लिए, कोई क्लाइंट मुझे बोले नहीं यार ये जैकेट ना पहनो, आई चेंज माई जैकेट, आई कम विद समथिंग एल्स। जो मेरा कहने का मतलब है वो ये फरहान, हर वक्त अपने आप को ज़रा थोड़ी सी हालात मुश्किल है, इफ़ यू फील, अगर आप महसूस होता है कि आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अपनी ईगो को ज़रा सा मारिए, उसको ज़रा अपनी ईगो को साइड पे रखिए और ज़रा ये देखिए यार मे बी यू नीड टू डाउनग्रेड योर कार, परहैप्स कुड बी योर हाउस में भी, लेकिन खुदारा उस फॉर्मूले पे आ जाइए। और वो फार्मूला जो है वो ये कि यार कम वॉट में मैं हर महीने कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सेव करना एक अलग चीज़ होती है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ रिच यू आर, नो मैटर हाउ पुअर यू आर। रिच है तो ज़ाहिर है बहुत सारे मसले तो बेसिक फंडामेंटल जो आपकी मैस्लोव्स हायरार्की में जो ज़्यादा मसले थे वो तो आपके नीचे हो जाते हैं। लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, अपना ज़रा ये देखिए, मे बी थिंक अबाउट बच्चों के स्कूल की फ़ी बहुत ज़्यादा है यार, उसको भी देखा जा सकता है। व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कूल? तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अपने फाइनेंसेस को मैं I understand. I understand. But some people might argue that this may be a race to the bottom. या क्योंकि इन्फ्लेशन है. बिल्कुल It is the biggest पेट्रोलियम प्राइसेस, इन्फ्लेशन है और रियासत की एक नाअहली है, आपको किसी भी किस्म की सोशल वेयर और प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर और कोई प्रोटेक्शन नहीं। बिल्कुल तो या तो आप बाहर निकल जाएं, तो लोग बाहर इसीलिए जा रहे हैं। कह लेंगे ये तो कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं अदील कि ये अपने पैर चादर के हिसाब के अंदर करते रहना एक रेस टू द बॉटम है, क्योंकि ये चादर तो फिर आपको बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, आप बरहना हो जाएंगे, ये चादर इतनी छोटी हो जाएगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाउ सिटिंग टुडे एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, इस वक्त एक दुनिया में एक हाउ कैन वी बिकम मोर वैल्यूएबल अदील? टेल अस, आई नो दिस इज नॉट आवर पॉडकास्ट, हाउ डज वन, इंसान अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाता है दिल? बिकॉज देखिए आप भी एक कॉर्पोरेट उससे निकले, फिर आप अपना माशाल्लाह यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं अदील? कोई फॉर्मूला है इसका? नहीं, ये इतना आसान नहीं है फरहान। अगर देखें इतना आसान होता तो हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता यार। मैं ज़्यादातर सैलरीड लोगों के साथ, मैं कितनी कंपनियों में जाके आजकल टॉक दे रहा होता हूँ, मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो ये, दैट मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल जस्ट वांट टू क्विट देयर जॉब एंड डू समथिंग ऑफ देयर ओन, बट दे जस्ट डोंट हैव द करेज यार। उनमें वो करेज ही नहीं है, वो उनमें हौसला ही नहीं आ रहा कि यार मैं इस अपने फियर को ख़त्म कैसे करूँगा एंड आई टेक दैट लीप ऑफ फेथ। नो, उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यार मुझे अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता यार, मैं करूँगा बहुत क्या इंपॉर्टेंट भाई? बात कर रहे हैं आप ये। मैं करूँगा क्या? हमें कभी पता क्या है? करूँगा? हाँ, क्या कुछ पता है यार? यू कुड हैव बीन एन एक्सीलेंट क्रिकेट कोच, तो तुम बैठे हुए एक बैंक में कैशियर की नौकरी कर रहे हो यार। भाई क्रिकेट कोच बनने का माइंड यू इट्स अ वेरी गुड टाइम यार। आपको मिडल ईस्ट में जाओ, लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, क्रिकेट कोचिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे क्लब में जाके, जो भी है सिलसिला। तो आपको ना अपनी पहले स्ट्रेंथ देखनी है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या थी यार। क्या अल्लाह मियाँ ने आपको किसी काम से दुनिया में भेजा होगा, आप बैठ के जो है वो कुछ और कर रहे हैं। मे बी अल्लाह मियाँ ने आपको बड़ा अच्छा टीचर बनाया था, आप बैठ के जो है वो बैंक में बुक कीपिंग कर रहे हैं, या किसी कंपनी में बैठे हुए एक इदारे में बुक कीपिंग कर रहे हैं। बिकम अ टीचर यार। आई मीन सबसे पहले मैं लोगों को ये बोलता हूँ यार, कोई एक ऐसा काम होता होगा ना जिसको सुन के एक्साइटमेंट आती होगी। जैसे मुझसे अगर आप पूछें, मैं जिस वक्त नौकरी करता था, मुझे जो चीज़ एक्साइट करती थी वो पब्लिक स्पीकिंग करती थी। अच्छा पब्लिक स्पीकिंग में ये कैमरे वाली नहीं, लोगों के साथ बैठ के आई एम इंटरेक्टिंग विद देम एंड आई एम मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। जब मैं अपना ये काम कर रहा होता हूँ ना, मैं एक फ़्लो स्टेट में आ जाता हूँ अपनी। और फ़्लो स्टेट एक बड़ी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी की आपकी जो है ना वो एक स्टेट होती है कि आप you are at your intellectual, at your physical best when you are in the state of flow. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा होता हूँ, आई एम डूइंग दैट। मैं जितनी कम भी तैयारी के साथ किसी जगह पर जा रहा होता हूँ, द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग मुझे लगता है यार ख्याल आते हैं गैब से, मज़ामी ख्याल में मेरे साथ ना ये वाली स्टेट आ जाती है। इट डजंट अप्लाई टू एवरीवन। नहीं, बट कैन आई आस्क यू दैट? आई नो आप बहुत एक फ्लो में बात कर रहे थे, लेकिन मैं अदील
हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? होता होगा कुछ ना कुछ, होता होगा कुछ ना कुछ, सीरियसली कुछ ना अच्छा। कुछ ना कुछ होती है स्किल यार, अल्लाह ताला ने देखिए क्योंकि अदील कितने ज्यादा लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी चीज, मतलब अदील अक्सर आपको पता है, मैं भी अपनी जो वो स्टोरी टेलिंग वाली चीज पूछता कराता हूँ, तो एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल थिंग अबाउट यू। यार इतने लो क्वालिटी, बकौल खान सारे साहब के होते हैं। बहुत लो क्वालिटी, लो इंटेलेक्ट का, या इतने लो इंटेलिजेंस और लो क्वालिटी के जवाब आ रहे होते हैं। यार आप अपने बारे में ये कह रहे हैं मुझे, ये तो आप ये कह रहे हैं कि ये होती जरूर है, डिस्कवर्ड स्टेट में नहीं होती। राइट, देखें क्या कह रहे हैं आप? असल काम तो यही ढूंढना है ना, असल अदिल नहीं, ये बताएं आज यार थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, अच्छा कैसे? कहाँ से कहाँ आ गए वैसे? नहीं मुझे पता है, नहीं लेकिन ये पता है क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। या मैंने आपको शायद पॉडकास्ट से पहले ही बताया कि मैं बहुत सारे लोग, ऐसी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान है। मेरा ये ख्याल है कि अभी रिसेंटली लाहौर में एक कंपनी में मैंने एक सेशन किया था, आई वाज टॉकिंग अबाउट एआई एंड हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो एक वर्कशॉप मैंने डिज़ाइन किया उस पर, सो वो तबाही है सर, तबाही है, तो ख़त्म हो रही है, फिर दुनिया ख़त्म हो रही है। हाँ, थिंकिंग हमारी थिंकिंग है ना, खत्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो रही है। तो इट वाज अबाउट वेयर वी आर राइट नाउ एंड व्हाट कुड बी आवर कोपिंग स्ट्रैटेजी। तो उस पर एक ऐसी मैंने एक वर्कशॉप बनाई थी। सो एक कंपनी ने मुझे कहा यार आइए आप हमें भी कुछ ज्ञान बांटें। मैंने कहा बिल्कुल जी, आप अब क्यों नहीं ये बांटेंगे, तो हमारा काम है। उस सेशन के बाद अ गर्ल केम टू मी और एंड शी सेड के उसमें आखिर में मैं ज़रा हमेशा पर्पस पे बात करता हूँ। उसने कहा आई कांट फाइंड माई पर्पस, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है लाइफ में, आई एम वर्किंग फाइन है एवरीथिंग, क्या यही लाइफ है ये वो? मैंने कहा नहीं, ये लाइफ नहीं है। मैंने कहा जस्ट थिंक ऑफ सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ का सोचो तुम्हें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एक्साइट करती होगी। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की अपने बारे में, मैं जब ऑफिस में बैठा हुआ उन फजूल सी ईमेलों का जवाब दे रहा होता था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कंपनी, गुड पीपल, गुड प्लेस एंड एवरीथिंग, तो मुझे जहन में आया करता था कि यार क्या चीज़ में मुझे मज़ा आता है। हाँ, सब कहेंगे घूमने में मज़ा आता है, हाँ घूमने में तो सबको मज़ा आता है यार, लेकिन फिर उसके लिए या तो चलो, हाँ आई मीन इफ यू कैन बिकम अ गुड ट्रैवल व्लॉगर, अगर आपके पास कोई एक सर्टन अमाउंट पड़ा हुआ है कि यार मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस वक्त अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग के ऊपर, मे बी दैट्स योर एरिया, मे बी दैट्स योर एरिया, यू डोंट नो अबाउट इट, मे बी सम काइंड ऑफ होम कुकिंग, शेफ़ बन जाना। मैं तो ये कहता हूँ यार, गली के कोने में एक ज़रा प्रॉपर बन कबाब की दुकान लगा के एक 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 सीक्रेट सॉस बना देना यार, एक ऐसी चटनी बनाओ जो चटनी कहीं नहीं मिलती हो बन कबाब की, ट्राई तो करके देखो यार। आई मीन वो हमारे यहाँ कराची में एक रोल वाले ने क्या किया था, वो गार्लिक फूड फ्यूजन है दिल, मैंने यहाँ बुलाया यार, उसको खिलाने का ही यार, अमेजिंग टॉक। मैंने एक तो वो बंदा असद मेमन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, कमाल आदमी। और उसकी मैंने आपकी वो पूरी पॉडकास्ट सुनी यार, उसको खाना खिलाने का शौक था, उसको कहता है बस हम दोनों को शौक था, हमको खाने का नहीं था, कह रहे हम लोग को था लोगों को खिलाओ भाई। तो हम पहले भी खिलाते थे, हमने कहा यार इसको इसका कंटेंट बना लेते। असद मेमन से मेरी IBM एक इवेंट में मुलाकात हुई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मेरे घर में चने की दाल सबसे अच्छी मैं बनाता हूँ, एंड थैंक्स टू यू, जस्ट अ 2.5 मिनट रेसिपी। देखिए आई एम सॉरी, ये देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे अदील बहुत सुपरफिशियल बातें कर रहा है यार, सबको असद मेमन नहीं बनना। हाँ। सबको असद मेमन नहीं बनना। एट द एज 48 एंड 49 आई नो पीपल यार, वो ये कहते हैं यार हमने क्या जिंदगी गुजारी है, क्या किया। मैंने कहा यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम मुझसे अगर पूछो तो शायद बहुत देर हो चुकी है अभी यार, बहुत देर हो चुकी है। अपने आप को इस एज में आगे रीडिस्कवर करना एक बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते। कोई ना कोई शायद कोई एक्सी, देखें फरहान, वन ऑफ द रीज़न वाई मैं ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये मैं हुआ और हमारे नजम साहब हुए, ये लोग जो हैं, मैं यहाँ अब्दुर्रहमान नजम की बात कर रहा हूँ बावजब मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, हम लोग जो हैं ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, स्पेशली जो फोकस विद द यंग पीपल है वो यही है यार। फरहान, मैं आजकल आई एम प्रोवाइडिंग अ कंसल्टेंसी टू दिस यंग डॉक्टर हु इज़ इन UK नाउ, extremely rich and privileged family, but she says I want nothing from my family. ये मेरी अदील भाई, this is my salary, इससे चलाना है। you've got to help me out. And यार, even from such a privileged background, the way this girl is adapting her life to the new reality that she is living in now, I mean it's so, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए जी। अदील, मैं एक बात, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे पिछले 1-1.5 साल में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है अदील, पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अभी आप अपने पॉलिटिशियंस को ही देख लें, और जो वैसे ही लेट मरते हैं यार, मुझे तो लगता है। नहीं चले फिट है ना, शहबाज साहब फिट हैं, खान साहब 73 साल के हैं, जेल में फिट हैं। आपको अब अपने इर्द गिर्द अदील बहुत सारे लोग 70s में फिट घूमते फिरते चलते काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप मिड 40s में भी हैं या आप 50 ईयर्स ओल्ड भी हैं, तो आपके पास तकरीबन 20 साल का करियर बचा हुआ है। या You have 20 years ahead of you.
दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। या मैं तो इस तरह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाईजान आप ये सिसक के जीना, ये लहू आरजू का पीना, यही मेरा जामो मीना, मतलब आप ये 20 साल इस सफरिंग को बर्दाश्त करने के तैयार होंगे कि अब मुझे देर हो चुकी है, तो लिहाजा अगले 20 या 25 साल आप जिस भी जगह पे हैं, 40 के जिस भी एरिया में, या 25 साल आपने ये फरहान देखिए, एक 48 ईयर ओल्ड जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं उसको बोल दूं कि अरे अपना पर्पस ढूंढो, ये करो वो करो, अच्छा आदिल भाई मेरा पर्पस मुझे मिल गया है, मैं एक बिरयानी का आउटलेट खोलूंगा, ठीक है बिस्मिल्लाह करें यार। वन, यू हैव अ कैपिटल, टू यू हैव अ कैपिटल विद यू, आपने कैपिटल जमा भी किया है आपके पास, नहीं आदिल भाई ये कोई 8 लाख है मेरी टोटल सेविंग। अच्छा ये सुन के ना मुझे इतनी तकलीफ होती है, और तभी मैं कह रहा था कि हम बच्चों पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि यार थोड़ा सा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट इस उम्र से करना जो है ना वो शुरू कर दो। मतलब 48 साल की उम्र में मैं तो हर एक अपना ये करियर रीडिस्कवर, देखिए 2 चीज़ें समझनी पड़ी, या तो तुम्हारे पास कैपिटल हो या फिर कोई टैलेंट हो, कोई ऐसा टैलेंट जो आपको लगता है कि यार आई कैन सर्व द वर्ल्ड विद, आई कैन सेल इट, आई कैन सेल दिस पर्टिकुलर, मोनेटाइज कर लूंगा। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, सबसे आसान काम है यार, कैन यू बिकम अ गुड टीचर? ऑनेस्टली बहुत डिमांड है। वन ऑफ द सेफेस्ट साइड हसल्स दैट यू कैन हैव इज बिकमिंग अ टीचर। यूनिवर्सिटीज में जाओ यार, अरे किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर लो यार। टीचिंग इज ऑल अबाउट, इट्स अ परफॉर्मेंस। मैंने जो बात बहुत शुरू में समझ ली थी जब मैं कराची के ट्यूशन सेंटर अनीस हुसैन में पढ़ाता था, ये एक परफॉर्मेंस होती है। आपको जिस तरह आप एक स्क्रिप्ट की तैयारी करके जाते हैं, इस तरह आप अपने नोट्स की तैयारी करके जाइए, एंड जस्ट गो आउट देयर एंड परफॉर्म, अपीयर कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन एंड ऑल। कुछ नहीं कर सकते, टीचिंग स्टार्ट कर लो, जो तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसकी कहीं ना कहीं कोई डिमांड जरूर है यार। जस्ट डू दिस, नहीं है बिल्ड अ स्किल यार, बिल्ड योर स्किल। टेकिंग बैक एक्साइटमेंट किस चीज से होती है? राइट, उस चीज को मोनेटाइज करने का सोचे, बिल्कुल, पैसे कमाने एक्स्ट्रा। और सबसे पहली बात जो आपने कही थी उसको दोबारा सोचें कि आपने घबराना नहीं है। करेज, करेज यार, करेज, बट वो पता है नहीं हो हर एक, फरहान जितनी आप बातें कर लेना, आई थिंक some people are not created that way यार। मुझे I don't know Adil, I think the system is rigged against us. सिस्टम इज रिग्ड। हमारे मुल्क का सिस्टम आवाम के खिलाफ रिग्ड है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें डिसएम्पावर एक सिस्टम के थ्रू किया जाता है। आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, फरहान, पता है कि आपको पता है मैं एग्री करता हूँ। मैं बताऊँ, एक और बात बताता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिस्टम उस बंदे को पुल डाउन करेगा जो सिस्टम की जगह लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी बंदा अगर सियासत में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, उसको घसीट के नीचे लाया जाएगा। तुम यू डोंट, सियासत नहीं थी, हर जगह के हर जगह के सिस्टम से। ठीक है, आप जब ये बातें बोलते हैं कि यार प्लॉट घर डाउनग्रेड करो ना, आ जाओ ये प्लॉट में मत करो, क्या कर रहे हो, जब आप ये बात 5 साल 10 साल पहले बोलते होंगे तो आपको कोई मोहब्बत से की नजर से देखते होंगे? गालियां पड़ती थी, तो आज भी गालियां पड़ती, आज भी पड़ती है। हम लोग जो आज भी बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक और रियल एस्टेट से मुतालिक बातें करते हैं, एग्जैक्टली नहीं सिस्टम वही है ना यार। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए फरहान, देखिए हम तो एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं ना, वो जो जिन्हें हम मासेस कहते हैं, सर उस मासेस को इसी बैंक में ही काम कर लो यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम रिग्ड है ना यार। सिस्टम दुनिया भर का रिग्ड है। हाँ। अमेरिकन सिस्टम रिग्ड नहीं है इस वक्त। नहीं, लेकिन वो लोग रिलेटिवली फेयर है हमसे मुकाबले में, वेस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में, और हमें यही फर्क है। रिलेटिवली फेयर वो इसलिए हैं बिकॉज अमेरिकन, आज जहाँ पे हमने उनकी डेमोक्रेसी की तारीफ की, अमेरिकन आर द मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल नेशन इन द वर्ल्ड एज वेल। अगर मुझे पता है जेनजी, व्हाई डज जेनजी गिव मी होप, बिकॉज वहाँ हर कोई तो एंटरप्रेन्योर बना बैठा हुआ है यार। बच्चे के पास आइडिया, मेरा अपना बेटा वो मुझ पे एहसान करने को यूनिवर्सिटी जा रहा है कि यार मैं आपको खुश करने को, हाँ वो कह रहे हैं मुझे अपना काम करना है, मैं आई डू समथिंग। मैंने कहा तुम करो। उनकी आईबीए की ओरिएंटेशन थी, वो आईबीए के जो हेड हैं उनके सामने खड़ा हो गया, जी मुझे तो फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपका आईबीए का मुझे करिकुलम बताइए कितना है। उन्होंने कहा यार 3 साल ज़रा रहने तो 3 साल पढ़ाई कर लो, 4थे साल में जाके अपना काम शुरू कर देना। एक चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, जो एंटरप्रेन्योरशिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पर्पस। जो आपने बोला, आपने शुरू में ये बोल दिया भाई करते क्या हो, क्यों आए हो, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस अगेन अदील, इट इज़ हमेशा टॉपिक्स जो है ना वो बाकी रहते हैं और वक्त ख़त्म हो जाता है। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। खुश रहिए एंड थोड़ा जल्दी आ जाया करें, 2 महीने का इंतजार मत कराएं रफ्तार 9 की ऑडियंस। बुला लिया करें, हम आ जाएंगे। मैं बुलाता हूँ, ये रावे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।